जी हाँ दोस्तों, आज होने वाला है MDC1 ह्यूमन राइट्स का महाक्रांति वीडियो। क्योंकि हम इस वीडियो में दोस्तों जितनी भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक भी एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा, वो सभी क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको कराने वाले हैं। और इस वीडियो का सबसे ज़्यादा खासियत बात ये दोस्तों कि इसमें जितने क्वेश्चन करवाए गए उसी के अंदर से आपके एग्जाम में आएंगे, और सारा का सारा जो लैंग्वेज है ना आंसर का, वो बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया गया है। अगर आप किताब में जाके देखोगे दोस्तों तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो दिए गए हैं जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। वो सब फालतू क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है, बस हम जो दे रहे हैं यहाँ पर वो सब क्वेश्चन को पढ़ना है। क्योंकि आप पिछला बार भी जाके मिला लो, मेरे द्वारा दिया गया बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो मैं फिक्स क्वेश्चन देता हूँ और एग्जाम में आता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया ना, उससे पहले प्रीवियस ईयर का पेपर यानी पिछला साल का पेपर को मैंने देखा है, प्लस में आप लोगों का जो सिलेबस है दोस्तों उसको भी मैंने देखा है, ठीक है। और जो आप लोग का इस बार किताब निकला है ना, और उसमें जो क्वेश्चन दिया गया ना उसको भी मैंने देखा है। सब चीज़ों का एनालिसिस करते हुए मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो आपका सिलेबस है, टोटल 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई और 5 इकाई, टोटल 5 इकाई में आपका सिलेबस बांटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम हर एक इकाई का, जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, इकाई नंबर 1 से 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक मानवाधिकार की अवधारणा वाला, एक मानवाधिकार के वर्गीकरण और प्रकार वाला। तो हर एक इकाई से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है। और पिछला साल का पेपर जाकर के देखो दोस्तों, जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन से मैच करता है। और आपके भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मेरे द्वारा दिया गया क्वेश्चन से ही मैच करेगा। किताब में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जो एग्जाम में नहीं आएंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है किताब में जो एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हर एक इकाई से मैंने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। इकाई नंबर 2 से भी 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इकाई नंबर 3 से एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। मुझे कैसे पता चला? पिछला साल का मैंने पेपर देखा, उस समय कहीं मूल देशज लिखा हुआ है, कहीं देसी लोग लिखा हुआ है, तो कहीं संयुक्त राज्य जनजाति लोग लिखा हुआ है। अब तो आप एग्जाम में अगर मान लो कि देसी लोग पढ़ के जाते हैं, जनजाति लोग आ जाएगा तो घबरा जाओगे, लेकिन ये तीनों एक ही है, ठीक है। तो इकाई नंबर 3 से केवल एक क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इकाई नंबर 4 से 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, और इकाई नंबर 5 से 2 क्वेश्चन पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम आपको आंसर भी करवाते जाते हैं। सबसे पहले इकाई नंबर 1 से मैं बात करूं दोस्तों, तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मानव अधिकार की अवधारणा का विकास का वर्णन करें। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि या ये जो क्वेश्चन है इसमें तो लिखा गया कि मानव अधिकार की अवधारणा का विकास का वर्णन करें। आप तो यहाँ पे मानव अधिकार के अर्थ बता रहे हैं, फिर परिभाषा बताइएगा। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये मानव अधिकार का अवधारणा का विकास पूछ रहा है कि मानव का जो अधिकार है इसका विकास कैसे हुआ, इसकी अवधारणा का विकास कैसे हुआ। लेकिन कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर हम लोग देते हैं ना, जब कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 16 मार्क्स का, 20 मार्क्स का पूछा जाता है, तो कोई भी क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने से पहले उसका अर्थ और परिभाषा बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में हम मानव अधिकार की अवधारणा और विकास का वर्णन करें, पहले हम अर्थ बताएंगे, फिर परिभाषा, फिर इसका बताएंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं, अच्छे से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले मानव अधिकार के अर्थ हम देखते हैं। जो मानव अधिकार या तो फिर मानव अधिकार, ठीक है, मानवाधिकार या तो फिर मानव अधिकार, दोनों बात एक ही पड़ता है, ठीक है ना। मानवाधिकार के अर्थ, तो मानवाधिकार या मानव अधिकार एक ही है, ठीक है। तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने चाहिए, है ना। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव होने के नाते, हम एक मानव हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। जैसे सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी लोग शांति से रह सकते हैं। तो सभी लोग को जो अधिकार प्राप्त है ना, और किस लिए अधिकार प्राप्त है? एक मानव होने के नाते, तो उसी को बोलते हैं मानवाधिकार, ठीक है। तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो मानव अधिकार वो अधिकार होता है जो मानव होने के नाते निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, तो सभी को एक मानव होने के नाते क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानवाधिकार बोलते हैं, मानवाधिकार कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। और जो मानव अधिकार होता है ना दोस्तों, वो जन्म से ही मिल जाता है, यानी कि मानव जैसे ही जन्म लेता है ना, उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाते हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। ये इससे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देखिए अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। यह वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है ना। मानव अधिकार ये वे सारे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। क्या मुझे जन्म से ही कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही
घूमने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही पढ़ने का अधिकार नहीं है? जो भी व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होता है ना, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिसके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब मानव अधिकार वे अधिकार होता है ना जिसके बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके बिना वो अपने व्यक्तित्व यानी खुद का विकास नहीं कर सकता है। मान लो मुझे घूमने का आज़ादी नहीं रहेगा, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, तो क्या हम अपने आप का खुद का विकास कर पाएंगे? नहीं। तो कोई भी मानव जब तक उसको मानव अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो खुद का विकास नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। देखिए जो मानव अधिकार है ना, वो अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, लोगों की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं, लोगों की समानता से जुड़े होते हैं और लोगों की प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ये सब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें से हम बहुत सारा पॉइंट्स बताएं, जो भी आपको अच्छा से समझ में आता हो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। मानव अधिकार जो सबको समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। देखिए मानव अधिकार क्या है, सबको बराबर प्राप्त है। और हम ये नहीं कह सकते कि आपका जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका लिंग अलग है तो आपका कम मानव अधिकार प्राप्त होगा, किसी को ज़्यादा मानव अधिकार प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मतलब जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हम बिल्कुल मानवाधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, मतलब छीना नहीं जा सकता है कि आप दूसरे जाति के तो आपको कम प्राप्त है या तो फिर आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म से ही सभी व्यक्ति को मिल जाता है मानव अधिकार, इसलिए छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो मानव अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मानव अधिकार वह अधिकार होता है ना जो राज्य द्वारा, राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है दोस्तों, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो देश द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से। मतलब क्या कि मानव अधिकार वो अधिकार है ना जिसमें देश क्या करता है, लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है ना, कि आप कुछ भी कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। जो हमारे देश के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक का विकास कर पाता है, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, है ना। हमें अपने राज्यों के द्वारा यानी कि अपने देशों के द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों दिया जाता है, ताकि हम अपना शरीर का, अपना मानसिक का, अपने ज्ञान का, अपने नैतिक शक्तियों का क्या कर सके, विकास कर सके। यही तो मानव अधिकार है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अधिकार है। देखिए मानव अधिकार जो है ना वो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त अधिकार है। क्या जो हम लोग घूमने जाते हैं, क्या वो कोई हमें अधिकार दिए हैं, क्या नहीं, प्राकृतिक ने दिया है, ये सब गॉड का दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन में होने पर भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखिए अगर समय और परिस्थिति बाद में बदल भी जाएगा ना, तब भी मानव का अधिकार नहीं बदलता। क्या मुझे घूमने का अधिकार बदल जाएगा? कल होकर के समय और परिस्थिति अगर बदल जाए, आज 2024 से कल अगर 2025 आ जाएगा, तो क्या मानव को घूमने का अधिकार छीन लिया जाएगा? नहीं। तो चाहे समय और परिस्थिति क्यों ना बदल जाए, लेकिन मानव का जो अधिकार है ना वो कभी बदलता नहीं है। भला और भी इसके साथ जुड़ता है, इसको और भी अधिकार मिलता है, लेकिन घटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों कि मानव अधिकार जब व्यक्ति को मिलता है ना, तो इससे लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है कि हम स्वतंत्र हैं, मुझे मानव अधिकार प्राप्त है, हम स्वतंत्र हैं। शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलता है, हमें हमारे ऊपर कोई शोषण अत्याचार नहीं करता है, हम शोषण और अत्याचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट पॉइंट है, और हम लोग जो बार बार मानव अधिकार रट रहे हैं, ये सबसे पहले मानव अधिकार किसके जुबान पे आया था, नहीं सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति जिसका नाम था रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 ईस्वी को सबसे पहले प्रयोग किए थे मानव अधिकार का। ठीक है, उसी समय से आज हम लोग मानव अधिकार चला रहे हैं। सबसे पहले कि इन्होंने इसका प्रयोग किया था राष्ट्रपति रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 को। अब देखते हैं मानव अधिकार का उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने पहले ये देखा कि मानव
अधिकार का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव अधिकार का कुछ उदाहरण कि हमें कौन कौन से मानव अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है। मौलिक मतलब समझ में आता है आप लोगों को, जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, वैसे ही मानव अधिकार भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मौलिक मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, और यह अधिकार उसके मरने तक भी क्या रहता है, जारी रहता है। किसी व्यक्ति के मानवाधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आस्था का क्यों ना हो, उससे हम उसका अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मानवाधिकार न्याय पाने का मार्ग, हम अपने जो हमें अधिकार प्राप्त होता है ना, उसके द्वारा हम न्याय मांग सकते हैं। जैसे मान लो मुझे घूमने की आज़ादी है और हमसे छीना जा रहा है, तो इसके माध्यम से हम न्याय मांग सकते हैं कि मुझे अधिकार है घूमने का, लेकिन मुझे घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो मानव अधिकार एक न्याय पाने का भी रास्ता है। ये सुरक्षात्मक कानून है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। जब मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया जा रहा था ना, तो उसमें 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया, जिनमें से कुछ मानवाधिकार इस प्रकार है। देखिए मानवाधिकार के कुछ उदाहरण, तो एक हो गया समानता का अधिकार। ठीक है, सभी को समानता का अधिकार है। जीवन का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार है। अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, अगर आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो उससे मुक्ति होना। ठीक है, यह अधिकार आपके पास है। गुलामी से मुक्ति, अगर आपको कोई गुलाम बना रखा है तो उससे भी बाहर आ सकते हैं आप। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास स्वतंत्र है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग देखें। ठीक है, टोटल 30 मानवाधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ में से हम लोगों ने कुछ इसका उदाहरण देखा, जो कि ये आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जैसे हम लिखें सीरियल वाइज वैसे आप भी लिखो। आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। पहले समानता का अधिकार लिख लो, फिर गुलामी, फिर शिक्षा, फिर धर्म स्वतंत्रता, ये सब आपको खुद बाय खुद आ जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खुद से जानते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं मानवाधिकार की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा विद्वान ने किस प्रकार से परिभाषा दी है। पहला विद्वान है आरजे। तो आरजे का क्या कहना है, तो इसके अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। ये डिफिनेशन हम लोगों ने पहली बार भी देखा था पहले ऊपर में। ठीक है, कि आरजे का ये कहना है कि मानव अधिकार वे अधिकार प्राप्त है ना जो लोगों को मानव होने के नाते प्राप्त है, कि वो व्यक्ति है तो उससे भी मानव अधिकार प्राप्त है। तो इसी को बोलते हैं मानव अधिकार, कि उसे एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते प्राप्त है। जानवर को अधिकार प्राप्त नहीं है, मानव को प्राप्त है। ठीक है, दूसरा है लॉस्की के अनुसार। तो लॉस्की का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब लॉस्की जी का कहना है कि जो मानव अधिकार है ना, वह अधिकार है ना जिसके बिना व्यक्ति अपना अपना खुद व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हो। अपना विकास नहीं कर पाएगा जब तक उनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों डेविड। ठीक है, डेविड सेलबाई के अनुसार, कि डेविड सेलबाई का क्या कहना है, तो इनका कहना है मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है। कि जो मानव का अधिकार है ना, वो एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है। क्योंकि ये जो मानव अधिकार है वो स्वयं में क्या मानवीय है, वे पैदा नहीं किए जा सकते हैं। जो मानव अधिकार है उसको पैदा नहीं किया जा सकता है, ये जन्म से ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम मानव बन जाते हैं ये खुद हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव अधिकार एक मानवीय है ना, और इस संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और इसे पैदा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा बोस्के के शब्दों में। आखिर बोस्के का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राज्य का मतलब हो गया दोस्तों देश। ठीक है, राज्य का मतलब हो गया देश। तो देश क्या करता है, लागू करता है। आखिर देश के द्वारा हमें आज़ादी दिया जाता है ना, कि आपको शिक्षा का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, तो जो भी मतलब अधिकार मिलता है वो हमारे देश के द्वारा। राज्य का मतलब होता है दोस्तों पॉलिटिकल सेंस में देश। तो देश के द्वारा लागू किया जाता है और समाज के द्वारा स्वीकृत किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समाज का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग समाज में रहते हैं, तो हम लोग उस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि हाँ जो हमें देश के द्वारा अधिकार दिया गया है उस अधिकार में ही हम लोग रहेंगे और उसी अधिकार को हम लोग अपनाएंगे। तो देश यानी राज्य हमें
अधिकार को लागू करता है और समाज मतलब आदमी उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मानव अधिकार की अवधारणा का विकास कैसे हुआ है ना, यानी मानव लोगों को जो अधिकार मिल रहा है, ठीक है, इसका विकास कैसे हुआ, ये बहुत पहले समय से चलते हुए आ रहा है, कैसे क्या बहुत पहले से अभी तक यहाँ तक चलते हुए आया है, इसका विकास कैसे हुआ, ये आगे कैसे बढ़ा, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे विश्व स्तर पर वर्तमान में जो आंदोलन मानव अधिकार के बारे में बड़े जोर से चल रहा है, अभी उसे देखने से ऐसा लगता है कि इसका विकास अभी हाल का है, किंतु इसकी जड़ें अतीत के गर्त में। देखिए इनका ये कहना ना कि विश्व स्तर पर वर्तमान समय में जो आंदोलन चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि मानव अधिकार के जो बड़े स्तर पर जो भी कुछ आंदोलन चल रहा है उससे हमको देखने से ऐसा लगता है ना कि इसका विकास अभी हाल ही में हुआ है, यानी कि मानवाधिकार के विकास हाल ही में हुआ है। जो विश्व स्तर पर लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसको देखने से ऐसा लगता है कि जो इसका विकास हुआ है ना वो हाल ही में हुआ है, लेकिन इसका विकास हाल में नहीं हुआ है, बल्कि इसका जो जड़ है ना वो अतीत के गर्त में, यानी कि बहुत ही इसका जो जड़ है वो नीचे गया हुआ, यानी कि बहुत पहले का है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका विकास अभी के समय में हुआ, लेकिन अभी जैसा लड़ाई झगड़ा चलता है ऐसा लगता है कि इसका विकास अभी हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये इसका विकास अभी हुआ नहीं है। जैसे होता है कि मैं आपको मार दिया, आप न्याय के लिए लड़ोगे कि मुझे अधिकार प्राप्त है, मुझे अधिकार मिला हुआ कि मुझे कोई नहीं मार सकता है, तो ये लड़ाई झगड़े से लगता है कि ये मानव को अधिकार अभी मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल से ही, माने कि बहुत पहले ही काल से, ठीक है, पुराने समय से ही राजाओं, सामंतों और शक्तिशाली पुरुषों द्वारा मानव जाति को शोषण किया जा रहा है। वे लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं प्रताड़नाएं देते थे। देखो प्राचीन काल से, यानी कि बहुत ही पहले से जो राजा होते थे, सामंतों होते थे और शक्तिशाली जो पुरुष व्यक्ति होते थे ना, वो मानव जाति का शोषण किया करते थे, यानी कि अपने से छोटे को क्या किया करते थे, शोषण किया करते थे। ठीक है, वे लोगों को अनेक प्रकार की यातनाएं और ये होता है ना प्रताड़नाएं वो दिया करते थे। ठीक है, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं किसी को प्रताड़ना देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से पहले के भी जो राजा महाराजा लोग रहा करते थे ना, वो क्या करते थे, अपने से छोटे तबके के लोगों को, गरीब लोगों को क्या करते थे, यातना देते थे, तरह तरह के बातें बोलते थे, उससे सताते थे और प्रताड़ना भी देते थे, है ना। जैसे हम लोग किसी को प्रताड़ना देते ना, वैसे पहले भी महाराज जो लोग थे वो अपने से छोटे लोगों को क्या करते थे, प्रताड़ना देते थे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ऐसे अत्याचारों का विरोध जनता ने हमेशा से ही किया है, और ऐसे अत्याचार जो बड़े लोग छोटे लोगों को प्रताड़ना दिया करते थे, यातनाएं दिया करते थे, उसका हमेशा से लोग विरोध करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, जो गरीब लोग थे वो हमेशा, जनता लोग जो रहते थे वो हमेशा से क्या करते थे, उसका विरोध करते थे कि हम पर ऐसा जुल्म मत करो, हमें प्रताड़ना मत करो। जहाँ कहीं और जहाँ कभी उसे अवसर मिला उसने राजाओं और शासकों के अधिकारों में कमी करवाई है। यहाँ पे कभी लिखा गया, सॉरी, कमी करवाई। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ पे जनता लोगों को मौका मिला, ठीक है, और जो उसके ऊपर राजा और शासक लोग क्या करते थे, अत्याचार करते थे, तो जहाँ जहाँ लोगों को मौका मिला वहाँ पे लोगों ने राजाओं के और शासकों के शक्ति को, उसका प्रयोग, जो शक्ति का प्रयोग करते थे उसको कम करके दिखा दिया। यानी जो राजा लोग ये गरीबों पर अत्याचार करते थे ना, तो जब जब लोगों को मौका मिला ना, एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, और उसको अपना रुतबा दिखाएं, अपना शक्ति दिखाएं, तो जब जब इन लोगों को मौका मिला तब तक ये शासकों और बड़े बड़े राजाओं, शक्तिशाली लोगों का जो शक्ति है ना उसको कम करके दिखाएं, उनके अधिकारों को कम करके दिखाएं। ठीक है, कि जितना आपको अधिकार हो उतना मुझे भी अधिकार प्राप्त है। अब देखिए, अब आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नजरिए में मानव अधिकारों का विश्व स्तर पर खुलेआम उल्लंघन किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था ना, तो उस टाइम ये देखा गया था ना कि मानव अधिकार का विश्व भर में खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। कोई मानव अधिकार का प्रयोग ही नहीं कर रहा था, कोई भी किसी को मार के चल जा रहा है, कोई भी किसी को बोल के चल जा रहा है, जैसे कि लोगों को कुछ अधिकार ही नहीं प्राप्त है, गरीब लोग गरीब बन के जा रहे हैं, कमजोर लोग कमजोर बनकर आ रहे हैं। तो इसका देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में ना कि मानव अधिकार का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ठीक है, जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बहुत खतरा पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब विश्व लेवल पर बहुत खतरा पहुंचा। इस युद्ध के प्रभाव में यह अनुभव किया गया। अब उसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, आपको पता है ना, इसीलिए क्योंकि इसी युद्ध में यह अनुभव कर लिया गया कि विश्व शांति की स्थापना के लिए मानव अधिकारों की उपलब्धि परम आवश्यक है। यानी कि विश्व शांति बनाए रखने के लिए मानव का अधिकार मिलना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा का गठन हुआ और मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकृत किया गया। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, ठीक है, एक संगठन है जिसके द्वारा मानव अधिकारों का सार्वभौमिक का घोषणा किया गया।
कि मानव अधिकारों की घोषणा आने मानव को अधिकार मिलेगा, ऐसा समझिए। ठीक है, इस सार्वभौमिक घोषणा का विश्वव्यापी प्रभाव हुआ। विश्वव्यापी मतलब विश्व में इसका प्रभाव हुआ, जिसके कारण मानव अधिकार आंदोलन समस्त विश्व में फैल गया, जिसके कारण पूरा विश्व में फैल गया मानव का अधिकार कि मानव को अधिकार मिलेगा और मानव को अधिकार प्राप्त है। अतः स्थिति यह है कि मानव अधिकार केवल लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग नहीं हो पाया। अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि मानव अधिकार का घोषणा किया गया तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग है। अंतर्राष्ट्रीय विधि मतलब सिर्फ सभी देशों में, बाहर लेवल पर ही, है ना, ऐसा नहीं है। ये जो है वो बल्कि यह घरेलू और आंतरिक विधि का भी भाग है। आंतरिक विधि मतलब देश में भी अपनाया गया। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर लेवल पर ही अपनाया गया। जब विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, तो बाहर सभी देशों में हो रहा था, किसी एक देश में तो नहीं हो रहा था। तो उस टाइम खतरा महसूस किया गया और मानव अधिकार की सार्वभौमिक का घोषणा किया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बाहर लेवल पर ही मानव को अधिकार प्राप्त था, नहीं, बल्कि उसी का फिर देखा सीखी से ना आंतरिक मामला, यानी कि सभी देश अपने अपने देश में भी उसको अपनाने लगे। तो वही बताया कि ये केवल अंतर्राष्ट्रीय विधि का ही भाग नहीं होगा कि सिर्फ बाहर में ही मतलब इसका फायदा होगा, बल्कि यह घरेलू यानी अपने ही देश आंतरिक विधि का भी भाग है। और इसी के बाद बहुत सारे देश में भी मानव अधिकार का उपयोग किया गया कि हाँ, लोगों को अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ही अपनाया नहीं गया, बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी अपनाया गया। राष्ट्रीय लेवल मतलब अपने ही घरेलू मतलब ये अपना देश में। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट है मानव अधिकार पद का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति रूजवेल्ट, जो अमेरिकन के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उन्होंने 16 जनवरी 1941 को सर्वप्रथम किया। मानव अधिकार का प्रयोग सर्वप्रथम 16 जनवरी 1941 को किन्होंने किया? अमेरिकी रूजवेल्ट ने। ठीक है, जिन्होंने 4 मूलभूत स्वतंत्रता पर आधारित विश्व घोषणा की थी। उन्होंने 4 क्या दिए थे? 4 मूलभूत स्वतंत्रता पर आधारित एक घोषणा किए थे, जो इस प्रकार है। देखिए, वाक स्वतंत्र है। वाक स्वतंत्र का मतलब होगी दोस्तों बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता। ये जो स्वतंत्र है ना, ये स्वतंत्रता ही समझिए। ठीक है, वाक स्वतंत्र का मतलब हो गया बोलने की स्वतंत्रता। धर्म स्वतंत्र मतलब धर्म से स्वतंत्र, आज़ाद है धर्म के लिए। गरीब से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता। ये 4 जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये दिया गया था अमेरिकी रूजवेल्ट के द्वारा 16 जनवरी 1941 को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये बात कब का? जब हमारे मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा नहीं हुआ था, इसके पहले का है ये। ठीक है, चलिए, अतः मानव अधिकार की उत्पत्ति विकास 2 स्तर पर हुआ है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय लेवल पर भी हो और हमारे राष्ट्र से बाहर आने के अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं भारत में मानवाधिकार, कि भारत में मानवाधिकार का विकास कैसे हुआ। हम बोले ना आपको, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी विकास हुआ था, अपना घरेलू यानी सभी देशों में भी विकास हुआ इसका। तो देखिए, भारत में मानवाधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है ना। अगर विश्व लेवल पर देखें तो मानव अधिकार हुआ था, ठीक है, और लेकिन भारत लेवल पर इसको मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया कि हर एक हमारे भारत नागरिक को मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार भारत के सभी नागरिकों के जाति, लिंग, ठीक है, धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव बिना प्रदान किए गए। मतलब किसी भी तरह का जाति, धर्म, आपका भाषा क्या, आपका जाति क्या, आपका धर्म, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। मानव को प्रदान किए गए मौलिक अधिकार इस प्रकार से: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से हम लोग अधिकार देख सकते हैं कुछ, ठीक है, जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, मानव अधिकारों का वर्गीकरण की विवेचना करें या मानव अधिकारों के प्रकारों का वर्णन करें। जो क्वेश्चन है दोस्तों, मानव अधिकार के वर्गीकरण की विवेचना करें, या तो क्वेश्चन इसी प्रकार से चेंज करके दे सकता है कि मानव अधिकारों का प्रकार के बारे में बताइए, तो आंसर आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानव अधिकार के अर्थ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानवाधिकार के अर्थ, तो मानवाधिकार या मानव अधिकार एक ही है। ठीक है, तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो एक मानव होने के नाते निश्चित रूप से मिलने चाहिए, है ना। मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार वे अधिकार होते हैं जो एक मानव होने के नाते, हम एक मानव हैं, हम एक मनुष्य हैं, तो एक मनुष्य होने के नाते मिलने चाहिए। जिसे सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी लोग पढ़ सकते हैं, सभी लोग घूम सकते हैं, सभी लोग शांति से रह सकते हैं। तो सभी लोग को जो अधिकार प्राप्त है ना, और किस लिए अधिकार प्राप्त है? एक मानव होने के नाते, तो उसी को बोलते हैं मानवाधिकार। ठीक है, तो इसका सिंपल सा डिफिनेशन है, वो मानव अधिकार वो अधिकार होता है जो मानव होने के नाते निश्चित रूप से उसको मिलना चाहिए। हम भी मानव हैं, आप भी मानव हैं, तो सभी को एक मानव होने के नाते क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मानवाधिकार बोलते हैं, मानवाधिकार कहलाता है। ठीक है, तो अब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं
ठीक है। और जो मानव अधिकार होता है ना दोस्तों, वो जन्म से ही मिल जाता है, यानी कि मानव जैसे ही जन्म लेता है ना, उसको जन्म से ही वो अधिकार मिल जाते हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। ये इससे भी हम लोग बोल सकते हैं, है ना। देखिए अब इसको छोटे छोटे पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। यह वे अधिकार होते हैं जो किसी भी मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है ना। मानव अधिकार ये वे सारे अधिकार होते हैं जो मानव को जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। क्या मुझे जन्म से ही कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही घूमने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे जन्म से ही पढ़ने का अधिकार नहीं है? जो भी व्यक्ति होने के नाते, मानव होने के नाते उसे जो अधिकार प्राप्त होता है ना, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। बार बार मैं बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर दूसरा देखिए, मानवाधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जिसके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता है। मतलब मानव अधिकार वे अधिकार होता है ना, जिसके बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है, जिसके बिना वो अपने व्यक्तित्व यानी खुद का विकास नहीं कर सकता है। मान लो मुझे घूमने का आज़ादी नहीं रहेगा, मुझे पढ़ने का अधिकार नहीं रहेगा, तो क्या हम अपने आप का खुद का विकास कर पाएंगे? नहीं। तो कोई भी मानव जब तक उसे मानव अधिकार प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो खुद का विकास नहीं कर पाएगा वो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मानव अधिकारों से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा से जुड़े हुए। देखिए जो मानव अधिकार है ना, वो अधिकार होते हैं जो लोगों के जीवन से जुड़े होते हैं, लोगों की स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं, लोगों की समानता से जुड़े होते हैं और लोगों के प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। उसी को हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। ये सब इसका छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है। तो इसमें से हम बहुत सारा पॉइंट्स बताएं, जो भी आपको अच्छा से समझ में आता हो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मानव अधिकार सबको समान रूप से प्राप्त है। मानव अधिकार जो सबको समान रूप से प्राप्त है। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर नहीं किया जा सकता है। देखिए मानव अधिकार क्या है? सबको बराबर प्राप्त है। और हम ये नहीं कह सकते कि आपका जाति अलग है, आपका धर्म अलग है, आपका लिंग अलग है तो आपका कम मानव अधिकार प्राप्त होगा, किसी को ज़्यादा मानव अधिकार प्राप्त होगा, ऐसा नहीं। मतलब जाति, धर्म, भाषा के आधार पर हम बिल्कुल मानवाधिकार को हनन नहीं किया जा सकता, मतलब छीना नहीं जा सकता है कि आप दूसरे जाति के तो आपको कम प्राप्त है या तो फिर आपसे छीन लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सभी अधिकार जन्मजात अधिकार है, मतलब जन्म से ही सभी व्यक्ति को मिल जाता है मानव अधिकार, इसलिए छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। तो मानव अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से है। मतलब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि मानव अधिकार वह अधिकार होता है ना जो राज्य द्वारा, राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है दोस्तों, जिस देश में हम लोग रहते हैं, तो देश द्वारा व्यक्तियों को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता से। मतलब क्या कि मानव अधिकार वो अधिकार है ना जिसमें देश क्या करता है, लोगों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है ना, कि आप कुछ भी कार्य करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, उसी को मानवाधिकार कहते हैं। जो हमारे देश के द्वारा व्यक्तियों को कार्य करने की स्वतंत्रता देती है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक का विकास कर पाता है, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके, है ना। हमें अपने राज्यों के द्वारा यानी कि अपने देशों के द्वारा कार्य करने की स्वतंत्रता क्यों दिया जाता है? ताकि हम अपना शरीर का, अपना मानसिक का, अपने ज्ञान का, अपने नैतिक शक्तियों का क्या कर सके, विकास कर सके। यही तो मानवाधिकार है ना। अब नेक्स्ट देखिए, मानवाधिकार प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त अधिकार है। देखिए मानव अधिकार जो है ना वो प्राकृतिक द्वारा प्राप्त अधिकार है। क्या जो हम लोग घूमने जाते हैं, क्या वो कोई हमें अधिकार दिए हैं? क्या नहीं, प्राकृतिक ने दिया है, ये सब गॉड का दिया हुआ चीज़ है, ठीक है। इसलिए समय तथा परिस्थितियों में परिवर्तन में होने पर भी अधिकारों के स्वरूप में विशेष परिवर्तन नहीं होता। देखिए अगर समय और परिस्थिति बाद में बदल भी जाएगा ना, तब भी मानव का अधिकार नहीं बदलता। क्या मुझे घूमने का अधिकार बदल जाएगा? कल होकर के समय और परिस्थिति अगर बदल जाए, आज 2024 से कल अगर 2025 आ जाएगा, तो क्या मानव को घूमने का अधिकार ही छीन लिया जाएगा? नहीं। तो चाहे समय और परिस्थिति क्यों ना बदल जाए, लेकिन मानव का जो अधिकार है ना वो कभी बदलता नहीं है। भला और भी इसके साथ जुड़ता है, इसको और भी अधिकार मिलता है, लेकिन घटता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अधिकारों से व्यक्ति को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है, शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलती है। मतलब यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों कि मानव अधिकार जब व्यक्ति को मिलता है ना, तो इससे लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी मिलता है कि हम स्वतंत्र हैं, मुझे मानव अधिकार प्राप्त है, हम स्वतंत्र हैं। शोषण और अत्याचारों से मुक्ति मिलता है, हमें हमारे ऊपर कोई शोषण अत्याचार नहीं करता है, हम शोषण और अत्याचारों से मुक्त हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता है। अब देखिए दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट है, और हम लोग जो बार बार मानव अधिकार रट रहे हैं, ये सबसे पहले मानव अधिकार किसके जुबान पे आया था, यानी सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार अमेरिकन राष्ट्रपति जिसका नाम था रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 ईस्वी को सबसे पहले प्रयोग किए थे मानव अधिकार का, ठीक है। उसी समय से आज हम लोग मानव अधिकार चला रहे हैं। सबसे पहले कि इन्होंने इसका प्रयोग किया था
राष्ट्रपति रूजवेल्ट 16 जनवरी 1941 को। अब देखते हैं मानव अधिकार का उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा दोस्तों, हम लोगों ने पहले ये देखा कि मानव अधिकार का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे मानव अधिकार का कुछ उदाहरण कि हमें कौन कौन से मानव अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है। मौलिक मतलब समझ में आता है आप लोगों को, जैसे हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त है, वैसे ही मानव अधिकार भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मौलिक मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे चाहिए ही चाहिए, जो लोगों को चाहिए ही चाहिए, है ना। तो मानवाधिकार सबसे मौलिक और बुनियादी अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, और यह अधिकार उसके मरने तक भी क्या रहता है, जारी रहता है। किसी व्यक्ति के मानवाधिकार को उससे छीना नहीं जा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आस्था का क्यों ना हो, उससे हम उसका अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मानवाधिकार न्याय पाने का मार्ग, हम अपने जो हमें अधिकार प्राप्त होता है ना, उसके द्वारा हम न्याय मांग सकते हैं। जैसे मान लो मुझे घूमने की आज़ादी है और हमसे छीना जा रहा है, तो इसके माध्यम से हम न्याय मांग सकते हैं कि मुझे अधिकार है घूमने का, लेकिन मुझे घूमने के लिए नहीं मिल रहा है, तो मुझे न्याय चाहिए। तो मानव अधिकार एक न्याय पाने का भी रास्ता है। ये सुरक्षात्मक कानून है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया है। जब मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया जा रहा था ना, तो उसमें 30 मानवाधिकार का वर्णन किया गया, जिनमें से कुछ मानव अधिकार इस प्रकार है। देखिए मानव अधिकार के कुछ उदाहरण, तो एक हो गया समानता का अधिकार। ठीक है, सभी को समानता का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, अपमानजनक व्यवहार से मुक्ति, अगर आपके साथ कोई अपमानजनक व्यवहार कर रहा है तो उससे मुक्ति होना। ठीक है, यह अधिकार आपके पास है। गुलामी से मुक्ति, अगर आपको कोई गुलाम बना रखा है तो उससे भी बाहर आ सकते हैं आप। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, आपको शिक्षा पाने का भी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है धर्म की स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसके लिए भी आपके पास स्वतंत्र है। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हम लोग देखें। ठीक है, टोटल 30 मानवाधिकार दिया गया है, लेकिन यहाँ में से हम लोगों ने कुछ इसका उदाहरण देखा, जो कि ये आप लोग कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको आप जैसे हम लिखें सीरियल वाइज वैसे आप भी लिखो, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। पहले समानता का अधिकार लिख लो, फिर गुलामी, फिर शिक्षा, फिर धर्म स्वतंत्रता, ये सब आपको खुद बाय खुद आ जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल हम लोग खुद से जानते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं मानवाधिकार की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से इसका परिभाषा दिया गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन सा विद्वान ने किस प्रकार से परिभाषा दी है। पहला विद्वान है आरजे। तो आरजे का क्या कहना है, तो इसके अनुसार मानव अधिकार वे अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है। ये डिफिनेशन हम लोगों ने पहली बार भी देखा था पहले ऊपर में। ठीक है, कि आरजे का ये कहना है कि मानव अधिकार वे अधिकार प्राप्त है ना जो लोगों को मानव होने के नाते प्राप्त है, कि वो व्यक्ति है तो उससे भी मानव अधिकार प्राप्त है। तो इसी को बोलते हैं मानव अधिकार, कि उसे एक मानव होने के नाते, एक मनुष्य होने के नाते प्राप्त है। जानवर को अधिकार प्राप्त नहीं है, मानव को प्राप्त है। ठीक है, दूसरा है लॉस्की के अनुसार। तो लॉस्की का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि मानव अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिसके बिना कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। मतलब लॉस्की जी का कहना है कि जो मानव अधिकार है ना, वह अधिकार है ना जिसके बिना व्यक्ति अपना अपना खुद व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते हो। अपना विकास नहीं कर पाएगा जब तक उनको मानव अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों डेविड। ठीक है, डेविड सेल्बाई के अनुसार, कि डेविड सेल्बाई का क्या कहना है, तो इनका कहना है मानव अधिकार संसार के समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है। कि जो मानव का अधिकार है ना, वो एक व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, क्योंकि यह स्वयं में मानवीय है। क्योंकि ये जो मानव अधिकार है स्वयं में क्या मानवीय है, वे पैदा नहीं किए जा सकते हैं। जो मानव अधिकार है उसको पैदा नहीं किया जा सकता है, ये जन्म से ही मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही हम मानव बन जाते हैं ये खुद हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि मानव अधिकार एक मानवीय है ना, और इस संसार के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है और इसे पैदा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है चौथा बोस्के के शब्दों में। आखिर बोस्के का क्या कहना है, तो इनका कहना है कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। राज्य का मतलब हो गया दोस्तों देश। ठीक है, राज्य का मतलब हो गया देश।
तो देश क्या करता है, लागू करता है। आखिर देश के द्वारा हमें आज़ादी दिया जाता है ना कि आपको शिक्षा का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, तो जो भी मतलब अधिकार मिलता है वो हमारे देश के द्वारा, राज्य का मतलब होता है दोस्तों पॉलिटिकल सेंस में देश, तो देश के द्वारा लागू किया जाता है और समाज के द्वारा यानी कि स्वीकृत किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है। ठीक है, समाज का मतलब क्या हो गया, व्यक्ति, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग जिस समाज में रहते हैं, तो हम लोग बहुत सारे लोग समाज में रहते हैं, तो हम लोग उस अधिकार को स्वीकार करते हैं कि हाँ जो हमें देश के द्वारा अधिकार दिया गया है उस अधिकार में ही हम लोग रहेंगे और उसी अधिकार को हम लोग अपनाएंगे। तो देश यानी राज्य हमें अधिकार को लागू करता है और समाज मतलब आदमी उसे स्वीकार कर लेता है। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मानव अधिकारों का वर्गीकरण यानी कि इसका प्रकार। ठीक है, कि मानव अधिकारों का कितना प्रकार है। तो देखिए मानव अधिकार 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मानव अधिकार 5 प्रकार के होते हैं। एक नागरिक का अधिकार, एक राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार। नागरिक मतलब नागरिकों के बारे में बताया जाएगा, राजनीतिक मतलब राजनीति से रिलेटेड है ना, नेताओं से रिलेटेड, आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित, सामाजिक मतलब समाज से संबंधित और संस्कृति मतलब हमारा रीति रिवाज से संबंधित। ठीक है, तो ये सब अधिकार दिया गया मानव को। ठीक है, तो देखते हैं इसका प्रकार में कौन कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने देखा 5 प्रकार है। 5 प्रकार में से पहला आ जाता है नागरिक अधिकार। तो देखिए दोस्तों, इन व्यक्तिगत नागरिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता, आवागमन की स्वतंत्रता, भाषण, विचार, विवेक की स्वतंत्रता, साथ ही किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार, नज़रबंदी नहीं करना, धर्म और विश्वासों का पालन करना आदि शामिल है। देखो नागरिक अधिकार के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। इसमें जीवन की स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता मतलब हमारे जो गुप्त का चीज़ है वो कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, आप तो हमारे गुप्त का चीज़ कोई ये नहीं बोल सकता कि आप अपना गुप्त का चीज़ बताओ ही बताओ। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गोपनीयता। ठीक है, आवागमन की स्वतंत्रता मतलब कहीं भी हम जा सकते हैं, आ सकते हैं, उसको बोलते हैं आवागमन की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी कुछ भाषण दे सकते हैं। विचार विवेक की स्वतंत्रता, हम अपने कहीं भी कुछ विचार दे सकते हैं, विचार के लिए मेरे पास स्वतंत्रता है। ठीक है, साथ ही किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार मतलब किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही नज़रबंदी, ना ही तो किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, ना ही तो नज़रबंदी किया जा सकता है। और धर्म और विश्वासों का पालन करना भी शामिल है कि आप जिस धर्म में उस धर्म को आपको और उस धर्म पर आपको क्या करना, पालन करना, विश्वास करना है। ठीक है, तो ये सब नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप लोगों ने देख लिया क्या क्या आ रहा है। सो जीवन स्वतंत्रता, लोगों की सुरक्षा, गोपनीयता, आवागमन की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता, हमें कोई मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकता, नज़रबंदी नहीं कर सकता है। और धर्म और विश्वासों का पालन करना भी शामिल है कि हम जिस धर्म में हैं उसका पालन करें, उस पर विश्वास करें। ठीक है, चलिए अब ये हो गया हमारा नागरिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों दूसरा राजनीतिक अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसमें सभा और संगठन बनाने का अधिकार है कि हम कहीं भी सभा बना सकते हैं, कुछ लोगों का सभा संगठन बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे नेता वगैरह लोग संगठन बनाते हैं, सभा बनाते हैं, कुछ भाषण देते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत मुझे भी अधिकार है कि हम कहीं भी सभा संगठन बना सकते हैं, कोई भी अधिकारी मुझे रोक नहीं सकता है। सरकारी मामलों में भाग लेने का अधिकार शामिल है। कोई भी सरकारी मामला तो उसमें हम भाग ले सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ नेता ही लोग या तो बड़े लोग ही भाग लेंगे, हम गरीब हैं तब भी भाग लेंगे, ये मेरा अधिकार है। ठीक है, इसमें सार्वभौमिक और समान मताधिकार का अधिकार है। सार्वभौमिक मतलब सबके लिए और एक जैसा, समान मतलब सबका एक जैसा मताधिकार का अधिकार है। सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, मताधिकार मतलब क्या हो गया, सभी लोग को ये अधिकार है कि वो अपने मर्जी से नेता चुन सके। ठीक है, वो अपने मर्जी से नेता में खड़ा हो सके। ठीक है, सभी लोगों को ये अधिकार है। और राष्ट्रीयता का अधिकार भी शामिल है। और राष्ट्रीयता देखो, हमारा भी राष्ट्रीयता है। हमारा राष्ट्रीयता क्या है कि हम भारत का एक नागरिक हैं। ठीक है, तो ये भी मुझे अधिकार है कि हम भी एक भारत का नागरिक है, सबको अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीयता का नागरिक, ये राष्ट्रीयता का जो अधिकार है वो सबको प्राप्त है। ठीक है, हमें भी राष्ट्रीयता का अधिकार शामिल है। ठीक है, आपको भी राष्ट्रीयता का अधिकार शामिल है ना, सभी व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होता है। चलिए ये हो गया दोस्तों। अब हम लोग पॉइंट नंबर तीसरा की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर तीसरा में देखिए क्या बताया गया है। इसमें आर्थिक अधिकार, आर्थिक मतलब थोड़ा पैसों, आर्थिक से संबंधित। ठीक है, तो ये वे अधिकार है जो स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मतलब स्वस्थ जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो स्वस्थ यानी कि एक अच्छा सा जिंदगी जीने के लिए ज़रूरत है क्या, आर्थिक अधिकार। आर्थिक मतलब पैसों से संबंधित ये चीज़ें जरूरी है। अब देखिए, इस अधिकार को मानवाधिकार चार्टर में भी शामिल किया गया। जो मानव अधिकार का चार्ट बनाया गया ना, उसमें भी शामिल किया गया आर्थिक अधिकार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। खाएंगे नहीं तो कमाएंगे, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या,
है ना। तो ये आर्थिक अधिकार जो है ना, इसको मानव अधिकार का जो चार्ट है ना, इसमें भी जोड़ा गया, इसमें भी शामिल किया गया। जैसे संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रहेगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। ये सबका अधिकार है अपना संपत्ति रखना। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, हम समाज में सुरक्षा रहें, ये हमें सामाजिक सुरक्षा का भी अधिकार है। काम करने का अधिकार, हम कहीं भी काम कर सकते हैं, ये मेरा अधिकार है। विभिन्न प्रकार के मापदंडों पर भेदभाव किए बिना समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार है। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं तो मुझे भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए, उतना ही कमीनी हमको मिलना चाहिए जितना दूसरों को मिल रहा है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक अधिकार। इतना मुझे अधिकार प्राप्त है पैसों कमाने के लिए। ठीक है, अब चौथा देखेंगे दोस्तों सामाजिक अधिकार। ये समाज से संबंधित होगा। ठीक है, तो ये अधिकार समाज के सुचारू संचालन को नियंत्रित करते हैं। मतलब ये जो सामाजिक अधिकार है ना, ये समाज को सुचारू रूप से संचालन के लिए नियंत्रित करते हैं। मतलब समाज को एक सुचारू रूप से चलाते हैं। जैसे कि विवाह करने का अधिकार मेरे को है, परिवार बसाने का अधिकार हम लोगों को है, निःशुल्क यानी फ्री और अनिवार्य इम्पॉर्टेंट शिक्षा का अधिकार है कि हमें फ्री और अच्छा सा शिक्षा मिले। ये सब आदि सामाजिक अधिकार का एक हिस्सा है। ये सब हमें बिल्कुल निःशुल्क मिलना चाहिए। ठीक है, एंड हमारा लास्ट है पांचवा सांस्कृतिक अधिकार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप सभी को पता है, इसलिए ये अधिकार आवश्यक माने जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार है। इन अधिकारों से वंचित करने पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो कि कानून के विरुद्ध है। देखिए यहाँ पे ये बताया गया ना कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला, और उसका कुछ ना कुछ सांस्कृतिक रीति रिवाज होता है और उससे उसको अलग नहीं किया जा सकता। अगर उसको उससे अलग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो मानव अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों के साथ उल्लंघन होगा, कहीं ना कहीं उसके साथ गलत होगा, और ये जो कि बिल्कुल कानून के विरुद्ध है। और कानून में ऐसा लिखा गया कि किसी को भी उसके सांस्कृतिक से, उसके रीति रिवाज से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा करना बिल्कुल कानून के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति के किसी भी सांस्कृतिक अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है, और लोगों के अपना सांस्कृतिक रीति रिवाज का क्या है, उसको अधिकार प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। यूनिट नंबर 2 यानी इकाई नंबर 2, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 की विवेचना करें। बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। एक बार देखने के बाद बस आप इस वीडियो को सुन लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पूरा का पूरा मार्क्स उठा लेंगे। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। मानव अधिकार यानी कि जो मानव को अधिकार मिलता है। सार्वभौमिक घोषणा मतलब दोस्तों, सार्वभौमिक का मतलब ये सभी के लिए, और घोषणा मतलब सभी देशों में ये घोषणा किया गया था। ठीक है, किसी एक देश के लिए नहीं। सार्वभौमिक घोषणा मतलब सभी देशों के लिए घोषणा किया गया था। कब? 1948 में। यानी कि मानव अधिकार यानी कि मानव को अधिकार मिलना चाहिए, चाहे गरीब मानव हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, सभी को अधिकार मिलना चाहिए जो उनका अधिकार है। और यह घोषणा किया गया था सभी देशों में, और 1948 में किया गया था। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो मानव अधिकार के बारे में जो सार्वभौमिक घोषणा यानी कि विश्व में सभी देशों के लिए जो घोषणा किया गया था 1948 में, उसके बारे में आपको बताना है। और ये घोषणा किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा क्या है दोस्तों? ये सभी देशों के लिए कार्य करती है, और ये देखने का काम करती है कि नियम कानून जो है वो सभी देशों में फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर एक देश अपने नागरिकों को समान रूप से अधिकार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा, यहाँ पे आप सभी को ये नाम दिख रहा होगा। इसी के द्वारा ये घोषणा किया गया था कि अब से जितने भी सारे देश हैं, सभी देश के नागरिकों को, वो अपने देश के जितने भी उनके अंदर नागरिक हैं, सभी को मानव अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होगा। ये घोषणा 1948 में किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, सभी को एक समान, बच्चा हो चाहे वो बच्चा जन्म ही क्यों ना ले लिया हो, ठीक है, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त मिलना चाहिए। इससे क्या होता है दोस्तों? विश्व में शांति बना रहेगा। ठीक है, और सारे देश एक साथ मिल करके चलेंगे, और सभी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सभी देशों को देखने का कार्य करती है, शांति बनाए रखने का कार्य करती है। ठीक है, इसीलिए ये घोषणा इसके द्वारा किया गया था। अब इसमें क्या क्या बातें रखा गया वो हम लोग देखने वाले हैं। पहला भूमिका देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, ये आपको घबराना नहीं है, इसी के द्वारा ये घोषणा किया गया था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा के साथ साथ सभी सदस्य देशों से आग्रह किया। सभी सदस्य देशों मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा जो जो देशों के लिए कार्य करती है, जो जो देशों को देखने का कार्य करती है, वो सभी देशों में घोषणा कर दी है और आग्रह किए हैं कि उनके शासन का रूप चाहे कैसा भी हो,
ठीक है। उसके शासन का रूप मतलब वो देश गरीब है, चाहे वो देश अमीर है, चाहे वो देश किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, वह इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करेगा, यानी सभी व्यक्तियों को अधिकार देगा। ऐसा नहीं कि कोई देश ये नहीं बोलेगा कि हम गरीब हैं तो सभी हम व्यक्तियों को समान अधिकार नहीं दे सकते हैं। तो फिर कोई भी देश कोई बहाना नहीं कर सकता कि हम अपने देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी को ये समान अधिकार नहीं दे सकते हैं। चाहे उनका शासन रूप कैसा भी क्यों ना हो, सभी को एक समान अधिकार देना पड़ेगा। इनका व्यापक रूप से प्रचार करके जनसाधारण को इनके प्रति जागरूक बनाएं। यानी सभी देशों से ये रिक्वेस्ट किए कि सभी व्यक्ति को जागरूक करो, सभी व्यक्तियों को बारे में बताओ उनको कि आप क्या क्या अधिकार है, ठीक है, एक मानव का क्या क्या अधिकार होता है, और सभी में ये चीज़ों को क्या कर दो, फैला दो, सभी को जागरूक करो, चाहे वो देश कैसा भी क्यों ना हो। सभी देशों से ये अपील किए कि आपके जो देश है, आपके देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों को, चाहे वो जनसाधारण व्यक्ति क्यों ना हो, सभी तक ये चीज़ों को क्या करना है, जागरूक करना है। आगे देखिए दोस्तों, मानव अधिकार की घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 धाराएं हैं। मतलब ये जो घोषणा किया गया था ना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में, सार्वभौमिक घोषणा, इस घोषणा में क्या किया गया, प्रस्तावना भी लाया गया और 30 धाराएं लाया गया। समझो, ये जो घोषणाएं जिस टाइम किया जा रहा था ना, उस टाइम 30 धाराएं लाया गया था, ठीक है। वो धाराएं कौन कौन सा वो देखो, यहाँ पे मैं 300 धाराएं बताया हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप कम से कम एग्जाम में 10 भी लिख सकते हो और लिख सकते हो कि इसी प्रकार के 30 धाराएं थी। 10 लिख सकते हो, 15 लिख सकते हो, लेकिन जितना धाराएं लिखेंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इससे आपका पेज बहुत अच्छा से भरेगा। हम यहाँ पे सटे सटे लाइन में लिखें, आप एक एक लाइन गैप करके भी लिखोगे तो पता चलेगा कि अगर आप 30 धारा लिख दिए तो वैसे 2-3 पेज भर गया, लेकिन 30 आध नहीं रख पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कम से कम 10-15 आप लिख सकते हो, ठीक है। पहला अनुच्छेद क्या था दोस्तों इसका, धारा यानी कि जो हमारा अनुच्छेद था, ठीक है। अनुच्छेद पहला में कहा गया था कि हम सभी स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, है ना। पहला में बताया था हम सभी स्वतंत्र हैं और समान पैदा हुए हैं। कोई जरूर नहीं कि जिस प्रकार से ये अपना लैंग्वेज यूज किया उसी प्रकार से आप भी लैंग्वेज यूज करो। अनुच्छेद 1 में आप लिख सकते हो कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे और स्वतंत्रता की बात किया गया है, और सभी व्यक्तियों के समान की बात किया गया है कि हम सब स्वतंत्र हैं और समान पैदा हुए हैं। अपना लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। अनुच्छेद 2 में भेदभाव से मुक्ति, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग भेदभाव से मुक्ति होंगे। तीसरा, जीवन का अधिकार, सभी व्यक्तियों के पास जीवन जीने का अधिकार है। चौथा में गुलामी से मुक्ति, कोई भी गुलाम किसी का अंतर्गत नहीं रहेगा, गुलामी से सब लोग मुक्ति रहेंगे, फ्री रहेंगे सभी लोग। अनुच्छेद 5 आतना से मुक्ति, कोई भी किसी को आतना नहीं देंगे, ठीक है, आतना से बिल्कुल मुक्ति। अनुच्छेद 6 में कानून के समक्ष मान्यता का अधिकार, कानून के समक्ष जो है मान्यता का अधिकार सभी व्यक्ति को है। अनुच्छेद 7 कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, कानून के समक्ष सभी को क्या है, समानता का अधिकार है, मान्यता का अधिकार है, उपचार का अधिकार है, ठीक है। अगर किसी प्रकार का उसको कोई अधिकार नहीं मिलता तो एक आपके पास क्या, उपचार का अधिकार है, ठीक है, आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने से मुक्ति, अगर कोई आपको मनमाने ढंग से आपको हिरासत में ले लिया है तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ गलत फैसला नहीं सुनाया जाना चाहिए। निर्दोषता की धारणा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध, है ना, यानी कि जो निर्दोषता का धारणा होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को रोकना चाहिए। निजता का अधिकार, आवागमन का स्वतंत्रता, शरण का अधिकार, हम किसी से मदद ले सकते हैं, शरण मांग सकते हैं। राष्ट्रीयता का अधिकार, हमें राष्ट्रीयता का अधिकार है कि हम भारतीय हैं। विवाह करने और परिवार बनाने का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व रखने का अधिकार, हम संपत्ति को रख सकते हैं, ये अधिकार। धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता, हम अपने धर्म पर विश्वास कर सकते हैं। राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम अपने राय दे सकते हैं, मेरा अपना खुद का अभिव्यक्ति मतलब क्या, खुद की हम अपने आप में स्वतंत्र है, कोई भी चीज़ को राय दे सकते हैं, ले सकते हैं। सभा और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हम एक जगह इकट्ठा होकर के 10-20 व्यक्तियों का संघ या सभा बना सकते हैं। लोकतंत्र में एक लघु पाठ्यक्रम, लोकतंत्र में एक हम क्या कर सकते हैं, एक लघु पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, आराम और फुर्सत का अधिकार, हम आराम कर सकते हैं। पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष दुनिया का अधिकार, हम बिल्कुल स्वतंत्र घूम सकते हैं दुनिया में। अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, जो हमारा समुदाय उसके प्रति हम कर्तव्य निष्ठमान हो सकते हैं। अधिकार अविभाज्य है, ठीक है, मतलब बहुत सारा 30 अनुच्छेद है दोस्तों। तो आप 300 अगर नहीं लिख पाएंगे तो आप कुछ अनुच्छेद लिख दें दोस्तों, ठीक है, और लिख दें कि इसी प्रकार से 30 क्या है हमारा अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए, आप मान लो कि 10 से 15 लिखते हो, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप उतना लिखने के बाद आप इस चीज़ को भी डालेंगे ना तो आपको ऑलरेडी
मेंशन हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है। अभी तो मैंने देखा 300 अनुच्छेद है यहाँ पे। अब 300 अनुच्छेद में अगर हम 10-15 भी लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद हम इस चीज़ को जरूर डालेंगे। देखो क्या है सो, मानव अधिकार की घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 धाराएं हैं। हम सभी को पता है कि 30 धारा है, जिसके अंतर्गत नागरिकों का बात किया गया है। राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और सांस्कृतिक अधिकार सम्मिलित है। मतलब आप जो 1 से लेकर के 300 अनुच्छेद में देख रहे हो ना, वो 1 से 300 तक में या तो वो नागरिक का अधिकार है, या तो वो राजनीतिक के अधिकार के अंदर आ जाएगा, या आर्थिक अधिकार के अंदर आएगा, या तो सामाजिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, या तो सांस्कृतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। 300 को जो छोटा छोटा हम करके अलग अलग लिखे ना, ये सारा 300 हमारा नागरिक अधिकार के अंदर आएगा, या तो राजनीतिक, या आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इसी सब के अंदर में निहित है ये। ठीक है, तो यहाँ पर फिर इस चीज़ को चर्चा कर देना कि नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, मतलब जितना 300 का 300 हमारा अधिकार है वो 300 इसी में समा गया है, इसी के अंदर सारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला नागरिक अधिकार। तो घोषणा पत्र में नागरिक अधिकारों में जीवन स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, अत्याचार व उत्पीड़न से रक्षा का अधिकार, मनमाने रूप से बंदी बनाए जाने और देश निकालने से रक्षा का अधिकार। कोई हमें मनमाने रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता है, हमें कोई देश से निकाल नहीं सकता है। कानून के सामने समानता का अधिकार, कानून के सामने सब हम लोग क्या हैं, एक समान है। अपराधी प्रमाणित ना होने तक निर्दोष समझ जाने का अधिकार, जब तक हमें अपराधी नहीं घोषित किया जाएगा तब तक हम क्या हैं, निर्दोष हैं। विचार विवेक एवं धर्म की स्वतंत्रता, हमें विचार विमर्श करने का अधिकार है, धर्म को अपनाने का अधिकार है, परिवार की सुरक्षा करने का अधिकार है। यहाँ पे देख लीजिए कितना सारे अधिकार आ गया नागरिक अधिकार में। मतलब ये नागरिक जो एक व्यक्ति को अधिकार मिलता है, आप अपने से इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, हो सकता है 2-3 आप भूल भी जाएंगे, तो बस आप समझ जाएं, इसी प्रकार का आपको क्या कर देना, लिख देना। जो एक व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होता है, जीने का, खाने का, बोलने का, अपना विचार व्यक्त करने का, परिवार के साथ रहने का, कमाने का, ये सारा चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। योग्य नागरिक के अंदर अधिकार जो आएगा। अब राजनीतिक अधिकार, जो राजनीतिक मुद्दे से जुड़ा हुआ रहता है। देखो राजनीतिक अधिकारों में शांतिपूर्ण ढंग से मिलने का, मतलब किसी से भी आप शांतिपूर्ण तरीके से मिल सकते हैं। संघ बनाने का अधिकार, जैसे होता है ना, बहुत सारे पार्टी लोग देखते हैं एक जगह मिल करके संघ बनाते हैं। ठीक है, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं एक जगह संघ बना करके, तो ये सब भी करने का अधिकार है। सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार है। मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार है। सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार, जितने भी सारे सार्वजनिक कार्य है यानी सरकारी काम है, उनमें से हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। यानी जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ चीज़ है उसमें हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ये भी अधिकार हम सभी के पास होता है। नेक्स्ट है आर्थिक अधिकार। आर्थिक रिलेटेड, जो आर्थिक मतलब होता है पैसा, संपत्ति, धन। ठीक है, तो घोषणा पत्र के आर्थिक अधिकारों में कार्य करने का अधिकार, तभी तो पैसा आएगा। इच्छा अनुसार कार्य चुनने का अधिकार, हम इच्छा अनुसार से कार्य चुन सकते हैं, कोई हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आप यही काम करो। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, अगर हम वही काम कर रहे हैं जो कोई अगला कर रहा है, तो जिसको उतना वेतन मिल रहा है उस व्यक्ति को उतना ही वेतन हमको भी मिलेगा, ये भी हमें अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, हम संपत्ति मेरे पास होगा उसका अधिकार है, संपत्ति रख सकते हैं। विश्राम एवं अवकाश का अधिकार, विश्राम मतलब आराम कर सकते हैं, छुट्टियां ले सकते हैं। श्रमिक संघ बनाने का, यानी कि मजदूर का संघ बना सकते हैं, है ना, किसान का संघ बना सकते हैं, ये सब अधिकार हमारे पास होता है। चौथा कि दोस्तों सामाजिक अधिकार। ठीक है, जो समाज रूप से जुड़ा हुआ है। घोषणा पत्र के सामाजिक अधिकारों में पति पत्नी की समानता का अधिकार है, कि पति पत्नी दोनों एक जैसा होंगे, पति को अधिक अधिकार मिलेगा, पत्नी को कम अधिकार मिलेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षा का अधिकार है। माताओं तथा शिशुओं को देखरेख की व्यवस्था का अधिकार है, कि जो माता बहनें हमारे हैं, जो हमारा शिशु है, छोटे छोटे बच्चे, उनको देखरेख करने की हमारा क्या अधिकार है। पाँचवा देखिए सांस्कृतिक अधिकार, जो हमारा सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, घोषणा पत्र में मानव को अपने समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने, है ना, आज जो हमारा समाज है, सांस्कृतिक रीति रिवाज है, उसमें भाग ले सकते हैं, कोई व्यक्ति में मना नहीं कर सकता है। कला, विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में प्रगति करने का अधिकार प्रदान किए जाते हैं। मतलब जो हमारा सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ चीज़, कला है, विज्ञान है, साहित्य है, ये सब चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अंततः हम कह सकते हैं कि मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने सभी राष्ट्रों के निवासियों के जीवन यापन का सामान्य स्तर या मापदंड बताकर इन्हें सभी व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के लिए अनिवार्य माना है। देखो ये किसके द्वारा लागू किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा सभी देशों के सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू किया गया है, ताकि शांति बना रहे। और ये सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, किसी एक देश के व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर एक देश के व्यक्तियों के लिए क्या ये अनिवार्य घोषित किया गया है। अब देखेंगे दोस्तों मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का महत्व। बिल्कुल महत्व है, क्योंकि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा
के महत्व को हम निम्नलिखित रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। जो ये विश्वव्यापी मतलब जो विश्व लेवल पर घोषणा किया गया था कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा, ठीक है, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्व है। पहला यह कि यह घोषणा साधारण मनुष्य की सबसे सर्वोच्चतम आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। मतलब यह घोषणा जो ना वो साधारण मनुष्य की, चाहे वो व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों ना हो, सभी को वो समान अधिकार मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये जो अधिकार है वो सामान्य व्यक्ति से लेकर के उच्च व्यक्तियों तक भी क्या है, सभी को प्राप्त है। दूसरा पॉइंट देखिए, यह घोषणा सर्वव्यापी है। मतलब यह घोषणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वव्यापी है, सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए, यानी कि सभी देशों के लिए, ठीक है, तभी तो सर्वव्यापी है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या, इस घोषणा में घोषित अधिकार, यानी कि इस घोषणा में जितने सारे अधिकार घोषित किए गए हैं तथा स्वतंत्रताओं का क्षेत्र व्यापक है, मतलब बड़ा है। जितने भी सारे अधिकार और स्वतंत्रता दिया गया है वो बहुत ही व्यापक है, यानी बड़ा है। इसमें सभी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों को लेकर, इसमें किसी एक चीज़ का नहीं बल्कि जितने सारे सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, धार्मिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इस घोषणा की रचना किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी विशेष समूह द्वारा नहीं की गई है। मतलब यह जो अधिकार है ना किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया गया, बल्कि परंतु सभी राष्ट्रों के एक संगठित समाज ने इसका निर्माण किया। मतलब देखो, ये किसी एक व्यक्ति के लिए निर्माण नहीं किया गया, बल्कि विश्व के सभी संगठन, समाज के लिए निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, घोषणा में उल्लेखित अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्यों के लिए है। यानी जितने भी सारे अधिकार घोषणा में लाया गया है वो सभी अधिकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हुए सभी व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट है कि यह मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, देखो यह मानव अधिकारों को जागरूकता को बढ़ाता है कि कौन कौन सा अधिकार व्यक्तियों को प्राप्त है। मानव अधिकारों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी मदद करती है, इससे लोगों को शिक्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि यह मानव अधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए एक आधार प्रदान करती है ना। यह मानव अधिकारों को क्या करती है, रक्षा करती है और उसे प्रोत्साहन देती है, आगे बढ़ने में मदद करती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा वैश्विक शांति यानी विश्व शांति के लिए सुरक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और विश्व में सुरक्षा बढ़ाए रखने के लिए ये जो हमारा घोषणा किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये वीडियो क्या दोस्तों आपको 100% समझ आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें। परिषद दे सकता है या तो आयोग दे सकता है, आपको घबराना नहीं है, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध लिखें, ठीक है। अब ये है क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, वो क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र जो है ना वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, मतलब कुछ देशों के लिए क्या करती है, कार्य करती है, ठीक है। जैसे हो गया मतलब बहुत सारे देश हो गया, ठीक है, तो बहुत सारे देश के ऊपर एक कार्य करती है कि कौन सा देश गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसा मतलब ताकि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति बना रहे, ये सब चीज़ों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र क्या करती है, इसके अंतर्गत कुछ देश आते हैं, वो सभी देश क्या होते हैं, उनको देखभाल करते हैं कि कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र, जो सभी देशों का देखभाल करती है, ठीक है। मतलब सभी देश का मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने सारे देश हैं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जितने सारे देश हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने सारे देश हैं वो सभी देशों का देखभाल करती है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की जो संयुक्त राष्ट्र वो मानव अधिकार पर कैसा कार्य करती है, कि जो संयुक्त राष्ट्र वो मानव अधिकार पर, कि मान लो किसी का अधिकार छीना जा रहा है तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कैसे काम करती है। किसी देश में वहाँ पे जो मानव अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है तो वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र कैसे कार्य करती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको बताना नहीं कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर एक निबंध, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद पर कैसे कार्य करती है, क्या इसका विचार है, ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग परिचय देखते हैं। मानवाधिकार परिषद दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। कि जो मानवाधिकार परिषद है ना, जहाँ पे भी नाम आएगा ना मानवाधिकार परिषद, मतलब आप लोगों को समझ आना संयुक्त राष्ट्र परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जो शांति दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। किसी देश के अंदर अगर मान लो कि कोई अधिकार, कोई मानव अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ पे न्याय दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। तो जहाँ भी परिषद आएगा मतलब आपको संयुक्त राष्ट्र ही समझना है। तो देखिए, मानव अधिकार परिषद जो है वो दुनिया भर के लोगों के मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है। दुनिया भर के जितने भी सारे देश हैं ना जो इसके अंडर आते हैं वो सभी देशों के लिए सुरक्षा दिलाने का कार्य करती है, ये इसके ऊपर जिम्मेवार है, ठीक है। यह उन स्थितियों में उचित और आवश्यक कार्रवाई करने की जिम्मेवार रखता है जहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। देखिए मतलब जो संयुक्त राष्ट्र है ना वो उस स्थिति में
उचित और आवश्यक कार्रवाई करने का जिम्मेवार रखता है। मतलब खुद पर ये अपने आप में जिम्मेवार रखता है कि मुझे उस समय कार्रवाई करना है जिस समय मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। मानवाधिकार का कहीं उल्लंघन होता है तो उस टाइम ये अवश्य रूप से अपना शक्ति दिखाता है। ये जिम्मेवार खुद को घोषित करते हैं कि मुझे जिम्मेवारी मिला हुआ है कि अगर कहीं मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसके ऊपर मुझे कार्रवाई करना है, उसको सही करना है। यह दुनिया भर में मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में अपनी राय देकर विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करते हैं। देखिए, ये जो संयुक्त राष्ट्र परिषद होते हैं ना, ये क्या करते हैं पता है, दुनिया भर में जितने भी सारे मानवाधिकार का अगर कहीं भी उल्लंघन हो रहा है ना तो उसके संबंध में अपनी राय देते हैं कि अगर यहाँ पे ये उल्लंघन हो रहा है तो यहाँ पे सही क्या होना चाहिए। तो वो अपना राय देते हैं और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। जितने प्रकार का समस्या है वो सभी का समाधान भी करते हैं। तो ये है किसके पास पावर? संयुक्त राष्ट्र के पास। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र इस प्रकार से मानव अधिकार का रक्षा करके रखी हुई है पूरे दुनिया में, जो इसके अंडर आते हैं देश। ठीक है, तो दुनिया भर में देशों का देखभाल करती है कहाँ पे मानव अधिकार का हनन हो रहा है, उस हनन पर वो अपना कहीं अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे अपनी राय देती है और उस समस्या का समाधान भी करती है। अब इसका कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे दोस्तों। परिषद मतलब वही संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, परिषद का मुख्य कार्य दुनिया भर के सभी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना और सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इनका मुख्य कार्य क्या है पता है, कि दुनिया भर में जितने भी सारे लोग हैं ना, वो सभी के मानवाधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, और उसके विचारों को बढ़ावा देना, यानी कि रक्षा करने के विचार को बढ़ावा देना है कि जितने भी सारे लोग हैं उसके मानव अधिकार का, उसके जो अधिकार मिले हुए हैं उसका रक्षा कैसे किया जाए, यही सब विचारों को बढ़ावा देते हैं ये संयुक्त राष्ट्र परिषद। ठीक है, साथ ही सार्वभौमिक रूप से, यानी कि सार्वभौमिक रूप से सभी के द्वारा मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुनिश्चित करते हैं। तथा साथ ही सभी लोगों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति सुनिश्चित करते हैं कि सभी को मौलिक अधिकार मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, क्या सभी लोग मौलिक अधिकार पाकर के स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो ये सब चीज़ों को क्या करती है, वो सुनिश्चित करती है। ठीक है, कि मतलब देखो, सबसे पहली बात क्या है, मानवाधिकार की रक्षा करती है और मौलिक स्वतंत्रता की प्राप्ति को सुनिश्चित करती है कि लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त है या नहीं प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, परिषद अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करती है। जो परिषद है, संयुक्त राष्ट्र परिषद, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के विकास में मदद करती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का मतलब ये देश से बाहर लेवल पर बात चल रहा है। ठीक है, किसी एक देश का नहीं चल रहा है, देश से बाहर लेवल आने के अंतर्राष्ट्रीय लेवल उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल आने के देश के बाहर में ये देखा जाता है कि मानवाधिकार कानून के विकास में ये मदद करती है। यानी कि जितने भी सारे मानव अधिकार से संबंधित कानून है, चाहे कोई भी देश के बाहर हो, ठीक है, उस कानून में क्या करती है, उसके विकास करने में मदद करती है। ठीक है, क्या ये जो संयुक्त राष्ट्र है, क्या ये भारत के अंदर आकर के कार्य करेगा? नहीं, बल्कि भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी देश हो गया, ये सब के ऊपर से देखती है, ना कि उसके अंदर आकर के देखती है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मतलब हमारे देश से बाहर जितने भी सारे अधिकार हैं, मानव के प्रति अधिकार है, कानून है, उसके विकास में क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दोस्तों, मानवाधिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करता है। देखो, ये जो परिषद वो क्या करते हैं, मानवाधिकार के दुरुपयोग के लिए, अगर कहीं मानवाधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उसको रोकने का काम करती है। जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होता है और मानवाधिकार के मुद्दों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। देखिए, कहीं भी अगर इसका दुरुपयोग होता है तो वहाँ पर ये कार्य करती है, उसको रोकने का कार्य करती है। साथ ही कहीं भी अगर उल्लंघन होता है ना, तो भी उसको रोकने का प्रयास करती है और मानवाधिकार मुद्दों पर वो चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप का मतलब ये दोस्तों, हमारे ही सिर्फ एक देश के नहीं, बल्कि एक देश से ज़्यादा देशों के ऊपर, ठीक है, क्या करती है, एक मंच के रूप में कार्य करती है, अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में। यानी कि एक देश नहीं, बल्कि एक देश से बहुत अधिक देशों के ऊपर क्या करती है, कार्य करती है। किसके ऊपर कार्य करती है, एक मंच के रूप में कार्य करती है, ताकि मानवाधिकार बचा रहे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यक अधिकार, जातीय संघर्ष और मनमानी गिरफ्तार से मुक्ति भी इस परिषद के दायरे में आता है। देखिए, ये परिषद क्या करती है पता है, महिलाओं के अधिकार की रक्षा करती है। अल्पसंख्यक जो लोग हैं ना, उसको कोई दबोच ना दे, उसके ऊपर कोई चढ़े नहीं। ठीक है, बहुसंख्यक वाले अल्पसंख्यक के ऊपर ना चढ़े। ठीक है, ये चीज़ों को देखती है। जातीय संघर्ष, कहीं जाति के ऊपर संघर्ष तो नहीं हो रहा है, छोटे जाति बड़े जाति को करके मनमानी तरीका से किसी को गिरफ्तार तो नहीं किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने का काम भी ये जो हमारा संयुक्त राष्ट्र परिषद है वो करती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों इसका परिचय के बारे में और इसका कुछ हम लोगों ने पॉइंट्स को देखा। ठीक है, अब देखेंगे इस परिषद के मुख्य उद्देश्य
कि जो ये इसको अगर बनाया गया है संयुक्त राष्ट्र परिषद, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों में, राज्यों का मतलब जहाँ भी आ जाएगा पॉलिटिकल में तो समझ आना आपको देश, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जो हैं वो राज्यों में मानवाधिकारों के दुरुपयोग के आरोप की जांच करना। देखिए संयुक्त राष्ट्र के जो परिषद वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जांच करते हैं, सभी देशों में जांच करते हैं कि मानवाधिकार का कहीं दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी देशों के ऊपर क्या करती है, उसका आरोप की जांच करते हैं कि कहीं मानवाधिकार का, लोगों का अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अच्छे ढंग से, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, कहीं लोगों के ऊपर हनन, ये मानवाधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ों को देखा जाता है। और एक और यहाँ पे देखो दूसरा पॉइंट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नीचे सूचीबद्ध मानवाधिकार सभी लोगों को गारंटीकृत है और साथ ही यह ऐसे गारंटीकृत मानवाधिकार की रक्षा करने का भी प्रयास करती है। मतलब देखिए दूसरा पॉइंट में क्या लिखा गया है कि जो नीचे यहाँ पे दिया गया ना 5 पॉइंट, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या करती है, इसका मतलब देखभाल करती है, ठीक है। और ये सभी लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये भी देखने का कार्य करती है कौन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। ये यहाँ पे देखने का कार्य करती है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा देखा जाता है, ठीक है, कि जो ये जो नीचे 5 पॉइंट से दिख रहा है ना, इस 5 पॉइंट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, साथ ही इसका रक्षा करना ये किसका कर्तव्य होता है, तो ये संयुक्त राष्ट्र परिषद का कर्तव्य है कि ये सभी लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है और इसकी रक्षा करना। पहला क्या है, एकत्र होने की स्वतंत्रता, मतलब हमें एक जगह इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है, ये लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और इसका रक्षा करना संयुक्त राष्ट्र परिषद का कार्य है। दूसरा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें भाषण देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तीसरा, धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। चौथा, महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करती है, सुरक्षा परिषद क्या करती है, महिलाओं के अधिकारों का बचाव करती है, इसका देखभाल करती है। एंड अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण करती है कि अल्पसंख्यक के जो लोग हैं उसको अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये 5 अधिकार का देखभाल करती है कौन, सुरक्षा परिषद। चलिए अब हम लोग देखेंगे दोस्तों संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के कार्य, कि इसके कार्य कौन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए मानवाधिकार परिषद नियमित रूप से महिलाओं और लड़कियों के मानवाधिकार के उल्लंघन के मुद्दे को स्वीकार करती है। मतलब ये जो है ना संयुक्त राष्ट्र, वो हमेशा से महिलाओं और लड़कियों के प्रति जितने भी सारे मानव अधिकार के प्रति जो उल्लंघन होता है ना, जो महिलाओं और लड़कियों के प्रति वो अधिकार जो मिलते हैं, उसका सही रूप से मतलब उल्लंघन अगर होता है, जो महिलाओं और लड़कियों का अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों के साथ अत्याचार होता है, तो उसके जगह में हमेशा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार न्याय दिलाने का कार्य करती है, ठीक है। ऐसे महिलाओं के मानवाधिकार के दुरुपयोग की समस्या का समाधान ढूंढ करके उनके मानवाधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे महिलाओं और लड़कियों के साथ अगर कहीं भी मानवाधिकार का दुरुपयोग होता है तो ऐसा समस्याओं को ढूंढ करके अपने पास लाती है और उससे रक्षा करने का कार्य करती है संयुक्त राष्ट्र परिषद के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दों को उजागर करने के लिए परिषद विभिन्न समूहों, चर्चाओं और अन्य पक्ष कार्यक्रमों में भाग लेती है। देखो महिलाओं के मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा, जितने भी सारे महिलाओं से संबंधित मानवाधिकार से संबंधित मुद्दा है ना, उस सभी को उजागर करने के लिए परिषद विभिन्न समूहों और चर्चाओं, अन्य पक्ष और कार्यक्रमों में भाग लेती है। मतलब ये परिषद क्या करती है पता है, अलग अलग प्रकार का कार्यक्रम कराती है, अलग जगह चर्चा करती है, ठीक है, ताकि महिलाओं का जो मानवाधिकार नहीं प्राप्त है वो प्राप्त हो सके, ठीक है। लोगों को उजागर करते हैं कि हाँ महिलाओं को कितना अधिकार प्राप्त होता है, किसके माध्यम से, तो अलग अलग समूहों में चर्चा करके, अन्य पक्षों कार्यक्रम करके। तो इस तरह से करके सुरक्षा परिषद क्या करते हैं, महिलाओं के मानव का अधिकार जो है उसको ऊंचा करती है, उसको बढ़ाती है, उसको उजागर करती है, ठीक है। उसके तीसरा पॉइंट है परिषद समाज के सभी पहलुओं में महिलाओं की समानता के लिए लड़ते हैं, है ना। परिषद जो है वो समाज के सभी पहलुओं में, यानी समाज के हर एक प्रकार के पहलुओं में जहाँ भी कोई समस्या आती है वो महिलाओं के समानता के लिए, ताकि महिलाओं को कोई दिक्कत ना हो, मानवाधिकार का हनन ना हो, उसके लिए लड़ते हैं हमेशा। चौथा पॉइंट है परिषद के 15 साल के इतिहास में। अब देखिए दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, परिषद के 15 साल के इतिहास में 2021 में पहली बार परिषद में प्रतिनिधियों को कोविड-19 स्थिति के कारण दूरस्थ रूप से मतदान करने की अनुमति दी और अपने सत्रों में बुलाने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्तियों को आकर्षित किया। देखिए सुरक्षा परिषद क्या किया पता है, 15 साल के इतिहास में, यानी 15 साल तक में 2021 में जब आपको पता होगा कोरोना आया था, कोविड-19, उस टाइम भी सुरक्षा परिषद मतदान करवाए थे। ये नहीं कि कोविड-19 चल रहा है तो मतदान नहीं कराएंगे, मतदान करवाए थे। सोच सकते हैं कि सुरक्षा परिषद कितना निष्ठापूर्वक कार्य करती है। उस टाइम भी
मतदान करवाए थे, लेकिन डिस्टेंस बना करके, ठीक है, दूरस्थ रूप से, मतलब तो दूरी बना करके, ठीक है, उस टाइम भी मतदान करवाए थे और चुनाव करवाए थे। और अपने सत्रों में, यानी कि जहाँ पे इसका बैठक हुआ था वहाँ पे बोलने के लिए सबसे अधिक गणमान्य व्यक्ति, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जिसके पास ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है उसको बोलने का भी अधिकार दिया अपने सत्र में, अपने सभा में, ठीक है। ये है सुरक्षा परिषद, सोचिए, संयुक्त राष्ट्र परिषद। नेक्स्ट है 5वां, परिषद ने अपने संबंधित ट्रस्ट फंड के माध्यम से दुनिया भर के सबसे कम विकसित देशों और विकासशील देशों से संबंधित प्रतिनिधियों की भागीदारी का भी समर्थन किया। देखिए परिषद ने क्या किया, अपने ट्रस्ट फंड के द्वारा, अपने फंड से जो कम विकसित देश है और जो विकासशील राज्य, विकासशील मतलब जो वही पूरा रूप से विकास नहीं किया, ठीक है, और जो कम विकसित देश हैं उस सभी को ये अपने फंड से मदद भी किए हैं, ठीक है। तो ये इतना इसका कार्य था, ठीक है दोस्तों। क्या वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरा समझाने का लेवल अच्छा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा दोस्तों तो थोड़ा सा वीडियो और लंबा जाएगा, लेकिन और गहराई से जाकर के हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्यता, कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार किसी एक देश के लिए तो कार्य नहीं करती है, ये बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है, ठीक है। अब बहुत सारे देशों के लिए कार्य करती है तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अंतर्गत कितने सारे सदस्यता है, सदस्यता मतलब इसमें कितने सदस्य यानी कितने देश शामिल हैं। सदस्यता मतलब कि देश की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने देश शामिल है जो इसको मिल करके कार्य करती है, ठीक है। तो पहले देखिए, परिषद का सदस्य बनने के लिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य बनने के लिए एक देश को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 191 राज्यों में से कम 96 यानी कि 96 के वोट प्राप्त करने चाहिए, यानी पूर्ण बहुमत होना चाहिए। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जो परिषद का सदस्य अगर आप बनना चाहता है, जैसे मान लो भारत का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। भारत अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सदस्य लेना चाहता है, उसमें शामिल होना चाहता है कि हम भी मिलकर के कार्य करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई भी देश को तो शामिल नहीं होने के लिए दिया जाएगा ना। मान लो कि जो भी देश को कुछ पता भी नहीं है, ठीक है, कोई जानता भी नहीं है, कुछ जानता भी नहीं, उसको भी शामिल कर लिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसमें शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये महासभा कहाँ से आ गया, तो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है ना, संयुक्त राष्ट्र, इसी का एक छोटा सा बेटा है जो कार्य करती है, जिसका नाम समझ लो महासभा है, इसी के नीचे कार्य करती है, ठीक है। तो महासभा के 191 राज्यों में से, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में टोटल भी 191 है, ठीक है, तो उसमें 191 राज्य का मतलब होता है देश, ठीक है। तो महासभा में टोटल 191 जो देश है ना, उसमें से कम 96 का वोट होना चाहिए कि हाँ ये देश हम में शामिल हो सकता है, तभी शामिल किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत जो हमारा टोटल 191 देश शामिल हैं, वो 191 देशों में से आधा से एक ज़्यादा यानी कि 96 अगर ये बोल देंगे कि हाँ ये देश इसमें शामिल हो सकता है, सदस्यता ले सकता है, इसका सदस्य बन सकता है, तब वो कहीं ना कहीं उसका सदस्य बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। यानी कि पूर्ण बहुमत होना चाहिए, पूर्ण बहुमत मतलब आधा से एक ज़्यादा, ठीक है, तभी वो सदस्य बन पाएंगे। कोई भी देश अगर पाकिस्तान भी चाहे इसका सदस्य बनने के लिए, तो जो भी हमारे महासभा के अंतर्गत 191 देश हैं उसमें से आधा से अधिक यानी कि 96 का अगर बहुमत मिल जाएगा कि हाँ पाकिस्तान को शामिल कर लिया जाएगा, तब शामिल हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब वही होता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा नीचे, उसके नीचे जो कार्य करती है महासभा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा बेटा है महासभा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र खुद से जाकर के सारे देश के ऊपर थोड़ी ना कार्य करेगी, इसका अंग है, 6 अंग है, यानी 6 इसका बेटा है, ठीक है। तो उसमें से एक महासभा है, तो वो महासभा जो आपका नाम आ रहा है वो उसी का एक अंग है जो कार्य करती है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा सदस्य राज्यों का चुनाव कराते समय मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने में उम्मीदवार राज्य के योगदान के साथ साथ इस संबंध में उनकी स्वैच्छिक प्रतिज्ञा और प्रतिष्ठाओं को भी ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जब भी कोई भी देशों को अपने में शामिल किया जाता है ना, जैसे मान लो भारत उसमें शामिल होना चाह रहा है, तो कोई भी देश अगर शामिल होता है ना, तो उस टाइम महासभा सदस्यों जो होता है ना, वो राज्य के चुनाव कराते समय ये चीज़ को देखा जाता है कि क्या ये जो देश है वो मानव अधिकार को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करने लायक है, ठीक है, कि क्या ये लोगों को मानव अधिकार की रक्षा कर सकता है और उसके लायक है, ये क्या मानव अधिकार को बढ़ा सकता है ये देश, तभी उसको शामिल किया जाएगा, नहीं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी देश को शामिल करते समय ये चीज़ को हमेशा ध्यान में देखा जाता है कि ये क्या मानवाधिकार को बढ़ावा दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ में अगर योगदान देगा तभी उस देश को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है, जो सदस्य होता है यानी कि कोई भी जो देश होते हैं, ठीक है, तो इसमें अपने 3 साल के लिए चुने जाता है और लगातार 2 कार्यकालों के बाद अगर लगातार वो 2 बार रह जाते हैं उसमें, ठीक है, तो उसका फिर चुनाव नहीं किया जाता है, फिर वो चुनाव पात्र नहीं होते हैं, ठीक है।
देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों को निलंबित यानी सस्पेंड करने की शक्ति है। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के पास किसी भी परिषद सदस्य के अधिकारों को निलंबित करने का शक्ति है। ठीक है, मतलब वही जो संयुक्त राष्ट्र का एक छोटा सा नीचे जो उसका बेटा है ना महासभा, उसके पास ये शक्ति है कि कोई भी सदस्य अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको निलंबित यानी उसको हटाने की भी शक्ति है। यदि परिषद को पता चलता है कि कोई सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, मतलब कोई देश शामिल हो गया, देश मतलब वही सदस्य इसी को बोला जा रहा है। ठीक है, कोई अगर देश शामिल हो गया, अब वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, मानवाधिकार का वो खुद से उल्लंघन कर रही है, उस दूसरों को सही कहाँ से करेगी, वो खुद से उल्लंघन कर रही है, तो उस टाइम महासभा के द्वारा उसे निलंबित किया जा सकता है, यानी कि उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, और निलंबित किस आधार पर किया जाएगा, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2/3 बहुमत के साथ लागू होता है। यानी कि अगर 3 लोग हैं तो उसमें से अगर 2 लोग ये बोल देते हैं कि हाँ ये देश जो है वो ये सदस्य जो है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रही है, तो उसे हटा दिया जाएगा। 2/3 का मतलब ये होता है कि 3 लोग में से 2 लोग यानी आधा से अधिक लोग अगर बहुमत दे देते हैं तो उसको फिर निलंबित कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारत को 1 जनवरी 2019 को परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया था। देखिए भारत को भी चुना गया था, कब पता, 1 जनवरी 2019 को ही इस परिषद में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक, कि इसकी बैठक कब होता है, तो देखिए इसका साल में 3 ही बार बैठक होता है। ठीक है, साल में 3 ही बार बैठक होता है। ठीक है, 3 सत्र में ही बैठक होता है। मार्च में 4 सप्ताह होता है, एक सप्ताह में, एक महीना में 4 सप्ताह होता है ना, तो मार्च के महीना में 4 सप्ताह के लिए बैठक होता है, जून महीना में 3 सप्ताह बैठक होता है और सितंबर महीना में 3 सप्ताह होता है। ठीक है, यानी टोटल 12 महीना में मार्च में 4 सप्ताह, फिर जून में 3 सप्ताह और सितंबर में 3 सप्ताह, टोटल कितना हो गया, 4, 3, 7 और 3 10 ही बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, सभी 3 सत्र एक साथ कुल 10 सप्ताह या उससे अधिक के लिए बनते हैं। अभी मैं आपको बताया ना, 4 सप्ताह फिर 3 सप्ताह फिर 3 सप्ताह के टोटल 10 सप्ताह के लिए ही किया जाता है, और इसकी बैठक जिनेवा या तो फिर स्विट्जरलैंड में किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों इसका थोड़ा सा निष्कर्ष कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना का विचार आज की दुनिया की तरह महान है ना, कि आज की दुनिया में इसका क्या है, महानता है। जहां कई देश अपने नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं, यह परिषद उनका रक्षक हो सकता है। मतलब कोई भी देश अगर अपने जनता पर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रही है ना, तो ये संयुक्त राष्ट्र क्या करते हैं, वहाँ पर रक्षा बन करके खड़ा हो जाती है। परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी कमियों को सुधारने के प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया गया कि परिषद को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है। यानी ये पूरे ढंग से अच्छा पूरा क्षमता के साथ कार्य कर सके, अपने पूरा शक्ति के साथ कार्य कर सके, इसके लिए इसको कुछ कुछ सुधारने की भी जरूरत है। ठीक है, परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं। देखो ये परिषद है ना, संयुक्त राष्ट्र परिषद, इसके पास ये अधिकार है कि उस राज्यों को हटा सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि परिषद को उन सभी सदस्यों राज्यों को हटाने की आवश्यकता है जो स्वयं मानवाधिकार का हनन करते हैं। ठीक है, यानी निष्कर्ष हम लिख रहे हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि परिषद उस राज्य को हटा दे जो खुद से मानवाधिकार का हनन कर रहे हैं, उस राज्य को हटा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, कि जो देश गलत कर रहा है उसको हटा दिया जाना चाहिए। इकाई नंबर जो 3 है दोस्तों, उसमें है मूल देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का वर्णन करें। या तो यही क्वेश्चन अलग दे सकता है कि देशी लोगों किसे कहते हैं, देशी लोगों के अधिकारों पर घोषणा की विवेचना करना है। या तो यही क्वेश्चन चेंज करके दे सकता है, संयुक्त राष्ट्र जनजातीय लोगों के अधिकारों की घोषणा 2007 में लोगों के क्या अधिकार है उसका वर्णन करें। चाहे देशज लोग दे दे, देशी लोग दे दे या तो जनजातीय लोग दे दे, तीनों एक ही है दोस्तों, अलग क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर अभी मैंने रेडी नहीं किया है, जस्ट इस वीडियो के बाद हम इसका क्वेश्चन बना करके दे देंगे, जिसमें चाहे ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, आंसर आपको सेम लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद एक ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इकाई नंबर 4 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का मूल्यांकन करें। इसका भी मैंने आंसर रेडी नहीं किया है, इस वीडियो के जस्ट बाद इसका भी मैं आंसर करवा दूंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आप क्या समझते हैं, इस पर एक निबंध लिखें, ऐसे दे देगा। या तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आप क्या समझते हैं, इसके कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करें, ऐसे भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की विवेचना करें। देखिए जो हम सभी व्यक्ति को, हम सभी जितने भी सारे हम लोग नागरिक हैं, वो सभी को मानव अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हम सभी को अधिकार प्राप्त है, आप सभी को पता है। लेकिन अगर हमारे अधिकार के साथ गलत होगा, हमारे अधिकार को कोई छीनेगा, तो उसका देखभाल कौन करेगा, तो उसके लिए आयोग बनाया गया। यही आयोग एक संस्था है। ठीक है, जो सिर्फ ये देखती है कि कहाँ पे
कौन सा अधिकार को छीना जा रहा है, किसके साथ गलत किया जा रहा है, यही सब चीज़ों को देखा जाता है और न्याय दिलाया जाता है। किसके द्वारा? आयोग द्वारा। तो उसी का नाम दिया गया राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग, जो अधिकारों का देखने का काम करती है। जितने भी सारे संविधान के द्वारा हमें अधिकार प्राप्त है, वो सभी अधिकारों का संरक्षण यानी कि बचाव, देखभाल करने का कार्य करती है आयोग द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या है। तो देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। यह एक भारतीय संस्था है। यह एक कौन सा संस्था है? भारतीय संस्था, जो हम लोगों के लिए कार्य करती है। ठीक है, जिसके माध्यम से देश के सभी नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों को संरक्षित किया जाता है। मतलब लोगों को, जितने हमारे देश में जितने सारे लोगों के, नागरिकों को जो व्यक्तित्व अधिकार उनको प्राप्त है ना, वो सभी अधिकारों को संरक्षित किया जाता है, मतलब देखभाल किया जाता है, बचाया जाता है इस आयोग के द्वारा। यह आयोग मुख्य रूप से भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार की स्वतंत्रता रूप से रक्षा करती है। मतलब यह आयोग क्या करती है पता है? भारतीय संविधान के द्वारा जितने सारे हमें मानव अधिकार प्राप्त है ना, जितने भी सारे हमें अधिकार प्राप्त है ना, उस अधिकार को स्वतंत्र रूप से रक्षा करने का काम करती है। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा जितने भी सारे हम नागरिकों को अधिकार प्राप्त है ना, वो अधिकार लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही तरीका से लोग प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोगों के साथ कोई अधिकार छीना तो नहीं जा रहा है, ये सभी का स्वतंत्र रूप से देखभाल कौन करती है? ये आयोग करती है कि संविधान के द्वारा जितना लोगों को अधिकार दिया गया उतना मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, मानव अधिकार सभी क्षेत्र में समान रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देती है। जो मानव अधिकार है ना, वो सभी क्षेत्र में, हर जगह समान रूप से, बराबर रूप से हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहने की प्रेरणा देता है कि आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहिए। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग समाज में समानता और निष्पक्षता के भाव को प्रकट करता है। जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ना, इस आयोग के जो लोग होते हैं ना, ठीक है, इसके जो अधिकारी लोग होते हैं ना, वो हमेशा समाज में समानता लाने का प्रयास करती है और निष्पक्षता, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, जिसके कारण नागरिकों का जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिसके कारण लोगों का जीवन जो होता है वो सकारात्मक होता है, मतलब अच्छा होता है, और वो लोग अपने अच्छे तरीक़े से विकास कर पाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अगर हमारा समाज में भेदभाव किया जाएगा, लोगों को अच्छा तरीक़ा से अधिकार नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं लोगों सकारात्मक रास्ते पे नहीं चलेंगे। ठीक है, लोगों के मन में नकारात्मक विचार आएंगे। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 7 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग का जो गठन होता है ना, यानी इसके आयोग में सदस्यों का गठन कैसे किया जाता है, तो इसका जो गठन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन जो हुआ है वो पहले 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा, किसके साथ? प्रधानमंत्री के साथ, यानी कि प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में, उसके साथ में, ठीक है, 7 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। मतलब कौन करती है इसका गठन? राष्ट्रपति करती है। किसकी अध्यक्षता में? प्रधानमंत्री के साथ करती है। और कितने 7 सदस्य की समिति के सिफारिश के आधार पर करती है? समझ गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 7 सदस्य की समिति के सिफारिश पर करती है इसका गठन। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। और इसका सदस्यों का गठन कैसे होता है आपको पता चल गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और 7 सदस्य। अब ये 7 सदस्य कहाँ से आते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, संसद के दोनों विपक्ष नेता होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति होती है, जो कि मैंने ऊपर भी देखा। ठीक है, तो ये हो गया। आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था और इसमें राष्ट्रपति के द्वारा गठन किया जाता है, जिसमें 7 सदस्य की समिति होती है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसद के दोनों विपक्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की भी उपस्थिति होती है। चलिए, अब यहाँ पे इसी के साथ एक और पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसी के गठन के साथ। देखिए, माना जाता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सिद्धांत पेरिस के मानव अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो हमारे मानव अधिकार आयोग का सिद्धांत है ना, वो पेरिस के मानव अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब पेरिस से ही लिया गया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि पेरिस सिद्धांत विश्व में स्वतंत्रता के लिए लोकप्रिय माना जाता है कि जो पेरिस का मानव अधिकार का स्वतंत्रता जो वहाँ लागू है ना, जो वहाँ लोगों को मानव अधिकार प्राप्त है ना, वो लोगों को बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करती है और सबसे अच्छा माना गया। इसीलिए पूरी दुनिया भर के लगभग सभी देश में पेरिस के सिद्धांत का ही मूल रूप से पालन करते हैं,
क्योंकि पेरिस में स्वतंत्रता आने की मानव अधिकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग होता है और विश्व भर का सबसे अच्छा उसी को माना गया, इसलिए लगभग सभी देश पेरिस के ही मानव अधिकारों का प्रयोग करती है। तो ये हम लोगों ने देखा दोस्तों गठन इसका, ठीक है। अब देखेंगे इसका संरचना, इसकी बनावट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना कई चरणों में की जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 7 सदस्य की मुख्य भूमिका होती है। कुल 7 सदस्य होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था। देखिए यहाँ पे 7 सदस्य होती है, एक अध्यक्ष होती है और 7 सदस्य होती है, ठीक है। एक अध्यक्ष, उसके नीचे 7 सदस्य। तो 7 सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें एक अध्यक्ष की उपस्थिति होती है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, 7 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं, और यही एक अध्यक्ष और 7 सदस्यों की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अध्यक्ष का होगा ना। तो इस प्रकार से आयोग द्वारा लिए गए हर महत्वपूर्ण निर्णय में अध्यक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है। मतलब 7 सदस्य होती है, एक अध्यक्ष होती है, और इस आयोग के द्वारा जितने भी सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है, जितने भी सारा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका किसका होता है? एक अध्यक्ष का, क्योंकि अध्यक्ष के ही रास्ते पर चलते हैं सारे सदस्य, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका बनावट होती है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, 2 चीज होते हैं ना, एक अध्यक्ष भी होते हैं और एक सदस्य भी होते हैं। एक अध्यक्ष, 7 सदस्य होते हैं। इस सभी का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। मतलब ये अध्यक्ष और सदस्य जो जितने भी सारे होते हैं वो 3 साल तक ही अपने कार्य यानी अपने आयोग में रह सकते हैं और कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी सदस्य की आयु 70 वर्ष पूरी हो गई है तो उस स्थिति में उनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया जाता है। अगर किसी सदस्य का 70 वर्ष पूरा हो गया तो उसको कार्यकाल आने की उसका काम को समाप्त कर दिया जाएगा, फिर वो काम नहीं करती है, ठीक है। इसके पश्चात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष की पुनः नियुक्ति की जाती है। उसके बाद जितना उसको रिटायर किया जाता है, जितना हटाया जाता है, जितना सदस्य को, उतना ही सदस्य को पुनः क्या कर लिया जाता है? उसका नियुक्ति कर लिया जाता है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो अध्यक्ष की नियुक्ति हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर सामान्यतः उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर यानी कि अगर मान लो अध्यक्ष का रिटायरिंग होता है, ठीक है, वो रिटायर हो जाते हैं, तो उसके जगह पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, सबसे ज़्यादा मुख्य इंपॉर्टेंट न्यायाधीश, महत्वपूर्ण न्यायाधीश जो सबसे उच्च लेवल पर होते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जाने की संभावना रहती है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश यानी जो मेन लीडर होते हैं उसका तो नियुक्ति की ही जाती है, उसके साथ साथ जो उसके नीचे वाले, ठीक है, अन्य न्यायाधीश होते हैं उसका भी नियुक्ति किए जाने की संभावना होती है। किसके आधार पर? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के आधार पर, यानी उसके जगह पर, है ना। अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रिटायर हो जाते हैं तो उसके जगह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो फिर उसके मुख्य न्यायाधीश के जो नीचे अन्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्ति। इसको आप लोग कार्य भी बोल सकते हैं या तो फिर शक्ति भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी अगर चेंज करके दे दे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, गठन, शक्ति, कार्य के वर्णन करें, तब भी आपको आंसर यही डालना है, ठीक है। तो देखते हैं आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य एवं शक्तियां कुछ इस प्रकार है। अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास क्या क्या शक्ति होती है, उन लोगों, उन अधिकारियों के पास क्या क्या शक्ति होती है, ठीक है। तो पहला शक्ति है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मतलब कि अगर लोगों के किसी भी अधिकार का हनन हो रहा है, लोगों को किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उस पर हस्तक्षेप करना, मतलब उस पर दखल अंदाजी करना, उस पर बात विचार करना, उस पर न्याय दिलाने का काम करना, इस आयोग का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब किसी भी व्यक्तियों के अधिकार के साथ अगर उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ पे हस्तक्षेप करती है कौन? इस आयोग यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारी लोग, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मानव अधिकार का उल्लंघन करने से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पूरी जांच पड़ताल कर सकता है। मतलब मानव अधिकार का हनन हुआ है, उसका मानव अधिकार को छीना गया है, तो कैसे छीना गया, नहीं छीना गया, उससे संबंधित हर मामले में आयोग की पूरी जांच करने की उसको अधिकार है कि वो पूरा जांच कर सकता है कि इसमें क्या समस्या है, क्या दिखते हुए थी, या तो क्यों इसके अधिकार को छीना गया था, या तो फिर क्यों मानव अधिकार का हनन किया गया, छीना गया, क्यों इसमें उल्लंघन आया, तो इसकी जांच पड़ताल पूरा कर सकती है कौन? आयोग के लोग। तीसरा पॉइंट, यह देश का एकमात्र ऐसा आयोग है जो कभी भी किसी भी कारागार का दौरा कर सकता है। मतलब ये एक ऐसा मात्र आयोग है, ये हमारा जो मानव अधिकार आयोग है वो एक ऐसा आयोग है जो कभी भी किसी भी कारागार पर यानी कि कोई भी काम पर किसी भी जगह पर दौरा कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे जा सकता है और उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं ना। एवं उसके साथ साथ कैदियों की मौजूदा स्थिति का निरीक्षण भी कर सकता है। जो कैदी लोग होते हैं ना, बंद होते हैं जेल में, उस सभी कैदियों, कोई जरूरी नहीं कि जो जेल में बंद है कैदी वही, कोई भी जो
किसी भी तरीके से कहीं कैद है ना, वो सभी का निरीक्षण ये कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारी लोग क्या कर सकते हैं, कैदियों की स्थिति में सुधार लाने के अपने सुझाव को भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर इन लोगों को ऐसा लगेगा कि इस कैदियों का जीवन में थोड़ा सा और सुधार लाने की प्रयास किया जाना चाहिए, इनके कुछ और अधिकार मिलना चाहिए, तो वो आयोग निश्चित रूप से कर सकती है। इतना अधिकार होते हैं उसके पास, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार से संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान आने की जांच कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो होते हैं ना, वो मानव अधिकार से संबंधित किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, मानव अधिकार से संबंधित किसी भी क्षेत्र, मान लो किसी भी स्कूल में हो गया, किसी भी कार्यालय में हो गया, किसी भी सरकारी कार्यालय में हो गया, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो जांच का कार्य कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। जितने भी सारे अधिकार में नियम कानून हैं, जितने भी अधिकार मिले हुए हैं, कहीं उसमें उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, कहीं उसका पालन हो रही है नहीं हो रही है, किसी भी क्षेत्र में जाकर के वो जांच कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यह 5वां पॉइंट, ठीक है, यह देश के संविधान एवं कानून के माध्यम से यह मानव अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ उनमें बदलाव भी कर सकता है। देखिए, ये आयोग के लोग क्या कर सकते हैं पता है, संविधान, देश के जो संविधान है एवं कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और कानून के माध्यम से यह मानव अधिकारों का रक्षा करती है। जो अधिकार के द्वारा जो संविधान के द्वारा अधिकार प्राप्त हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसका ये रक्षा करती है, ठीक है। और उसी के आधार पर उसी के पालन करते हुए इस अधिकारों में कुछ बदलाव भी कर सकती है। इसके पास पूरा का पूरा अधिकार होता है कि संविधान का रक्षा करेगी, संविधान में जो नियम कानून है उसका रक्षा करेगी, और उसके साथ साथ कोई नियम कानून का बदलाव भी कर सकती है। ये आयोग के पास अधिकार होती है। छठा पॉइंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार को भी मानव अधिकार का उल्लंघन करने से रोकने का कार्य भी कर सकता है। देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है ना, वो केंद्र या राज्य सरकार, केंद्र मतलब देश लेवल पर, राज्य मतलब एक स्टेट लेवल पर, यानी जैसे झारखंड बिहार हो गया, ये राज्य लेवल पर या देश लेवल पर, दोनों प्रकार के सरकारों को मानव अधिकार का उल्लंघन करने से संबंधित रोकने का कार्य कर सकता है, ठीक है। कि हाँ, इस राज्य में थोड़ा सा अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ के सरकारों को आदेश दे सकती है, और तो फिर वहाँ पे उल्लंघन जो हो रहा है उसको ये सही करने का इसके पास अधिकार है, किसी भी तरीक़ा से उसको रोकने का कार्य कर सकती है, चाहे तो वो देश लेवल पर ही क्यों ना हो। 7वां पॉइंट है, आयोग ऐसे अन्य कार्यों को भी करेगी जिन्हें वह मानव अधिकारों की अभिवृद्धि हेतु आवश्यक समझेगा। मतलब आयोग इसके साथ साथ और भी अन्य ऐसे भी कार्य करेंगे जो वो मानव अधिकारों के लिए इंपॉर्टेंट समझेंगे, मानव अधिकारों के लिए आवश्यक समझेंगे कि हाँ, ये अधिकार मानव को मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से जितने भी सारे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो सभी पर वो कार्य कर सकते हैं। 8 नंबर है, आयोग जांच पूरा कर लेने के पश्चात उपयुक्त सरकार अथवा पदाधिकारी से यह अनुशंसा कर सकता है कि जहां जांच से मानव अधिकारों को उल्लंघन किए जाने का खुलासा होता है उससे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करे। देखिए, आयोग के पास ये पूरी अधिकारी होता है। अगर आयोग जांच कर लेती है कि हाँ, यहाँ पे ये गलत पाया गया, ठीक है, यहाँ पे अधिकारियों का उल्लंघन किया गया किसी के द्वारा, तो किसी को गलत पाए जाने पर आयोग के पास इतना शक्ति होती है कि वो किसी भी अधिकारी को, जो अधिकारी के अंतर्गत आता है, जैसे मान लो कि कोई किसी का मर्डर कर दिया है तो मर्डर करना ये पुलिस वगैरह प्रशासन के हाथों में आती है, तो ये आयोग के पास शक्ति होती है कि किसी भी अधिकारी को ये प्रार्थना कर सकते हैं कि जो भी गलत हुआ उसके प्रति विरुद्ध कार्रवाई करे, ठीक है, उसके प्रति विरुद्ध कार्रवाई करे, ठीक है। मतलब जिसके डिपार्टमेंट में जो चीज़ आता है तो आयोग के पास इतना शक्ति होती है ना, इतना पावर होती है कि जो डिपार्टमेंट जिस अधिकारी के अंतर्गत आता है उसको ये आदेश दे सकती है कि ये गलत हुआ है, इसके जांच पड़ताल में गलत पाया गया तो उसको कार्रवाई किया जा सकता है। एंड 9 नंबर है, मानव अधिकारों के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। देखिए, मानव अधिकारों के क्षेत्र में यानी मानव के अधिकारों के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी क्षेत्र में अगर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन को, ऐसा संगठन है जिसको सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं मिलती है, फिर भी वो मानव अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है, मानव अधिकारों के लिए कार्य कर रही है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम इस आयोग करती है कि हाँ, ये सरकारी में ना होते हुए भी अधिकारों की रक्षा कर रहा है, तो उसको प्रोत्साहन देने का काम करती है कौन, ये आयोग के द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका निष्कर्ष दोस्तों। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने अधिकार बढ़ाने की आवश्यकता है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को अपने अधिकार और बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे देश में अधिकार और रक्षा हो सके, अधिकारों का बचाव हो सके, है ना। इससे पीड़ितों को न्याय दिलवाने में विभिन्न तरीकों से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि देखो, जब इसके अधिकार में बढ़ावा होगा ना, तो जो हमारे देश में लोग पीड़ित होते हैं ना, उसको न्याय दिलाने का काम और बढ़ाया जा सकता है, ये और अच्छे तरीक़ा से न्याय दिला सकते हैं ना। आयोग के पास पीड़ितों को आर्थिक राहत के साथ साथ अंतरिम और तत्काल राहत प्रदान करने का अधिकार होना चाहिए। मतलब क्या, आयोग के पास ये अधिकार होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति गरीब है तो वो उसको आर्थिक सहायता कर सके, और किसी प्रकार का कोई समस्या है तो उसको सहायता कर सके, इतना अधिकार आयोग को मिलना चाहिए, है ना। आयोग के पास मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले को दंडित करने का भी अधिकार होना चाहिए कि जो गलत कर रहा है उसको दंडित किया जाए।
ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों इकाई नंबर 5, मानवाधिकारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। इसका भी आंसर मैं इस वीडियो के जस्ट बाद दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है, इस कथन की विवेचना करें भारत के विशेष संदर्भ में। या तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है, या तो दे सकता है महिलाएं मानवाधिकार हनन के सर्वोच्च शिकार है, वर्णन करें। यानी कहीं भी अगर महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन दे देना तो यही आंसर लिखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। को बताने वाले हैं कि महिलाएं मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब कि देखिए सीधा सीधी ये है कि महिलाओं को उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उसके बारे में बताना आपको, ठीक है, कि महिलाएं मानवाधिकार हनन की सर्वोच्च शिकार है, मतलब उनको अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इस कथन की विवेचना भारत के विशेष संदर्भ में कीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि महिलाओं का क्या स्थिति है भारत में, तो इसी के संदर्भ में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जिसमें महिलाओं से रिलेटेड सिलेबस में दिया और एग्जाम में नहीं आया हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका भूमिका जानते हैं। तो महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार है। अगर महिलाओं का अधिकार मिल रहा है तब हम बोल सकते हैं कि मानव का अधिकार है, नहीं तो नहीं, सीधा बात है। कहीं भी अधिकार अगर महिला तक पहुंच गया इसका मतलब वो मानव का अधिकार है। तो महिलाओं के अधिकार ही मानव अधिकार है, ठीक है। महिलाएं भी इंसान हैं, इसलिए उन्हें भी वही बुनियादी अधिकार मिलना चाहिए जैसे शिक्षा, हिंसा से मुक्ति और उचित वेतन। मतलब महिलाएं भी क्या है, इंसान है, इसलिए उन्हें भी शिक्षा मिलना चाहिए पुरुषों के जैसा, हिंसा से मुक्ति जीवन, यानी उस पर कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, उस पर मारपीट नहीं किया जाना चाहिए। उचित वेतन, अगर वो कहीं काम कर रहा है तो जितना पुरुष का वेतन मिल रहा है उतना ही वेतन स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। योग्य आप आगे देखिए, इसी के साथ जुड़ा हुआ 1948 के मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। जब 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया गया था ना, उस टाइम कहा गया था, आगे और भी आसान है, ठीक है, उस टाइम ये कहा गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं, है ना। जब 1948 में मानवाधिकार सार्वभौमिक का घोषणा किया गया था उस टाइम ये बताया गया था कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और समान और अधिकारों में समान होते हैं, यानी कि और अधिकार सबका समान है, यानी बराबर रूप से सबको एक जैसा अधिकार मिला हुआ है। इसलिए सभी लोग अपने लिंग की परवाह किए बिना स्वतंत्रता, समान और समान अधिकारों का हकदार हैं। इसलिए अपने लिंग का परवाह किए बिना, लिंग का परवाह मतलब आप चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, आपको ये अधिकार है कि आप स्वतंत्र हैं, समान, सभी को एक जैसा मतलब अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, और आप एक जैसा अधिकार का हकदार भी हैं। फिर भी हर दिन और पूरी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों को अभी भी भेदभाव और इन महिलाओं के गंभीर उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। देखिए इतना होने के बावजूद भी, ठीक है, जबकि ये कहा गया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, स्त्री पुरुषों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसके बावजूद भी लड़कियों और महिलाओं को अभी भी भेदभाव, लड़कियों और महिलाओं के साथ अभी भी भेदभाव किया जाता है और उनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं ज़रूरत और गरीबी में जी रही है। मतलब पुरुषों की तुलना में अगर महिलाएं देखें ना तो अधिक ज़रूरत और गरीबों में जी रही है। मतलब सबसे ज़्यादा खराब कंडीशन किसका है, स्त्रियों का। उनके पास अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक कम या कोई पहुंच नहीं होती है। देखो, उनके पास अक्सर स्वास्थ्य सेवा तक कम या कोई भी पहुंच नहीं होती, मतलब उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब होता है और वो अपने स्वास्थ्य को अच्छा भी नहीं कर पाती है। और संपत्ति या जमीन के स्वामित्व के मामले में उन्हें अनदेखा भी किया जाता है। एक तो स्वास्थ्य उनका खराब होता है, घर में उनका स्वास्थ्य नहीं देखा जाता है स्त्रियों का, और उसके बाद जो संपत्ति होता है, जमीन होता है, इसका जो मालिक स्वामित्व होता है ना, उसमें भी स्त्रियों का अनदेखा किया जाता है, स्त्रियों को मिलता नहीं है, उसका अधिकार हो जाता है किसका, पुरुषों का, उस पर अधिकार लड़का का हो जाता है। तो ये हम लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट देखें, जो भी आपके मन में आता है लिख सकते हैं, वेरी सिंपल है, स्त्रियों के बारे में लिखना है। अब देखेंगे महिलाएं मानवाधिकार हनन के प्रमुख प्रकार कि महिलाओं के साथ हनन कैसे होता है, गलत कैसे होता है, यानी कि दूसरा भाषा में बोले तो महिलाओं उत्पीड़न के प्रमुख प्रकार कि महिलाओं को उत्पीड़न कैसे होता है। तो देखिए महिला उत्पीड़न के निम्नलिखित प्रकार है, ठीक है। देखते हैं कि महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न होता है, गलत होता है, वो कौन कौन सा प्रकार है। पहला यौन उत्पीड़न, हम लोग देखते हैं बलात्कार होता है, ठीक है, कच्ची उम्र में, या तो फिर कई महिला अकेले जाती है तो उसके साथ बलात्कार करना, तो ये सब चीज़ें हम जान सकते हैं, ठीक है। तो ये यौन उत्पीड़न के कारण आज ये हमें भारत में देखा जाता है, ये आम बन चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारे गंभीर समस्या है। तो इसके अंतर्गत महिला का समाज एवं परिवार दोनों ओर से पिसाना पड़ता है। परिवार ओर से परिवार वाले अलग परेशान करते हैं, किस लिए परेशान करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं पुरुषों से कम अधिकार मिलता है स्त्रियों को, और एक समाज तरफ से ही परेशान होता है। आखिर वो कोई भी अगर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहा है
ठीक है, बलात्कार कर रहा तो समाज का ही व्यक्ति होगा ना, तो बाहर से भी और घर वालों से भी, दोनों से परेशान होती है स्त्रियां। जैसे बलात्कार हो गया, टिप्पणी करना, टिप्पणी मतलब गलत गलत कमेंट करना, ऐसे है वो वैसे है ऐसा करके, ठीक है। इसके विभिन्न स्वरूप हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कार्यरत महिला मजदूर को खेती में कार्य करना पड़ता है और देर सवेर आना जाना पड़ता है। ऐसे में उनका यौन उत्पीड़न का संदेश निरंतर बना रहता है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि जैसे देखो ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो कृषि में कार्य करती है महिला लोग, लेट से आती है, देर सवेर से आती है, देर हो जाता है, अंधेरा हो जाती है, उस कंडीशन में उसके साथ जबरदस्ती किया जाता है, उसका यौन उत्पीड़न किया जाता है, ठीक है, उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो इस प्रकार का मामला हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका यौन उत्पीड़न। कोई जरूर नहीं कि खेती से ही आ रहे होंगे महिला तो उसी के साथ यौन उत्पीड़न होता है, नहीं, बल्कि कहीं भी अगर महिलाएं देर से आती है, अकेले रहती है, तो उसके साथ गलत किया जाता है। दूसरा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा भी महिला उत्पीड़न का वह रूप है जिसकी अक्सर अनदेखी की जा रही है। मतलब महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा हिंसा किया जाता है, मारपीट किया जाता है, फिर भी उसको अनदेखा किया जाता है कि ये तो आम बात है महिलाओं को पीड़ना, है ना। घरेलू हिंसा नारी को शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही रूप से उत्पीड़ित करती है। मतलब जो घरेलू का हिंसा होता है ना, लड़ाई झगड़ा, वो महिलाओं को शारीरिक रूप से और मानसिक दोनों रूप से टॉर्चर करती है, ठीक है। जैसे गाली गलौज करना मानसिक रूप से और मारना पीटना शारीरिक रूप से हो गया। स्त्रियों को जैसे मारना पीटना, जलाना, दहेज के लिए उनको प्रताड़ित करना इत्यादि शामिल है, ठीक है। इस प्रकार के अत्याचार शिक्षित महिलाओं की अपेक्षा अशिक्षित महिलाओं के साथ अधिक देखा जाता है। जो पढ़ी लिखी रहती है ना, उस महिलाओं के साथ ऐसा घटना नहीं आती है बट इतना नहीं आती है जितना अशिक्षित यानी कि अनपढ़ महिलाओं के साथ आती है, क्योंकि वो सब नहीं जानती बेचारी लोग। तीसरा दहेज प्रथा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। भारतीय समाज परंपरागत समाज है, मतलब भारत का जो समाज है वो बहुत पुराने से चला हुआ है, ठीक है। यहाँ पुराने समय से ही दहेज प्रथा प्रचलित है। स्त्रियों को उनके पति व ससुराल वाले द्वारा दहेज के कारण मार दिया जाता है। उसके पति द्वारा या ससुराल वाले उसको मार दिया जाता है, किसके कारण? दहेज के कारण। पत्नी का जिंदा जलाने की दर्दनाक घटनाएं सभी वर्ग और जाति के लोग में फैल रही है, सभी धर्म जाति वर्ग में ये फैल रही है, दहेज के कारण महिलाओं को जलाना, मारना, पीटना, ठीक है। चौथा, बालिका भ्रूण हत्या। बालिकाओं देखते हैं हम लोग की बेटी हो रही है तो उसको वहीं पे हम लोग मार देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा सब, अगर पेरेंट्स लोग सब माता पिता अगर यही चाहेंगे कि सिर्फ लड़का ही पैदा करो, तो एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियों की संख्या कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए आज बालिका भ्रूण हत्या हमारे देश एवं समाज की सबसे गंभीर मानवाधिकार की समस्या है। बालिका भ्रूण हत्या के द्वारा बालिकाओं को जन्म ना देने की प्रवृत्ति फैल रही है। इससे जन्म ही नहीं दिया जाता है बालिकाओं को, यानी कि लड़कियों का। यह एक ऐसी घिनौना अपराध है ना, जिस पर यदि अगर रोक नहीं लगाया जाए ना तो इसका घातक परिणाम होगा। आगे जाकर के लड़की की संख्या ही कम हो जाएगा, लड़की होगी ही नहीं, ठीक है। पांचवा है बाल विवाह, बच्चों में विवाह कर देना, है ना। प्राचीन काल से यानी कि पुराने काल से ही भारत में बाल विवाह का प्रचलन रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी बाल विवाह एक सामान्य बात है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो 12 साल का नहीं हुआ, 14 साल का नहीं हुआ तो शादी करा दिया जाता है, ठीक है। कम आयु में विवाह होने से, संतानें होने से, कम उम्र में शादी होने से, फिर बच्चे पैदा हो जाने से, संतानें मतलब बच्चे पैदा हो जाने से, और फिर जो ये होता है ना पारिवारिक दायित्व आ जाने से, मतलब 3 चीज़ें, विवाह होने से, विवाह के बाद फिर उसका बच्चे होने से, और फिर बच्चे के बाद जो पारिवारिक बोझ होता है, पारिवारिक दायित्व होता है, वो सब आ जाने के कारण स्त्रियों का ना स्वास्थ्य गिर जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उनका हेल्थ बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। क्योंकि पारिवारिक का बोझ हो जाता है, बच्चे पैदा करना होता है, उसके बाद फिर देखो कम उम्र में जो चीज़ नहीं किया जाना चाहिए ना वो उनके साथ होता है, तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। पर्दा प्रथा। ये पर्दा प्रथा क्या, जो स्त्रियां लोगों को मुंह ढकने के लिए परेशान किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय स्त्रियों की प्राचीन काल से ही चली आ रही है एक समस्या पर्दा रखने की है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह घूंघट निकाले, ठीक है, और अन्य पुरुषों से दूरी बना के रखे और उसके सामने खुले मुंह बात ना करे, अपने मुंह पर पर्दा ढक ले। ये सबसे बड़ी आम समस्या देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 7वां विधवा उत्पीड़न। तो भारत में विशेष रूप से हिंदुओं में पति की मृत्यु के बाद विधवाओं के प्रति हिंसा और प्रताड़ना भी एक गंभीर समस्या। मतलब हम लोग भारत में देखते हैं हिंदुओं में कि जब कहीं आपका किसी भी औरत का पति मर जाता है तो स्त्री विधवा बन के रह जाती है, ठीक है। उससे फिर दोबारा शादी करने का मौका लगभग नहीं मिलता है। फिर लोग उसे क्या करते हैं, उसको अनेक प्रकार की
हिंसा से देखते हैं, प्रताड़ना भी देते हैं, गाली गलौज देते हैं, मतलब अनेक तरीक़ा का उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। उन्हें परिवार में संपत्ति और अन्य अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उसे कोई संपत्ति कोई अधिकार नहीं मिलता है तथा अनेक प्रकार के अतनाई भी दी जाती है, मतलब अलग अलग प्रकार का उसके गाली गलौज दिया जाता है। अतनाई मतलब जैसे होता है ना कि चिढ़ाना किसी को उसके प्रति, ठीक है, तो उस प्रकार से। 8वां पुरुष प्रधानता। तो भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुष की प्रधानता पाई जाती है। पुरुष प्रधानता मतलब जमीन पर पुरुष का अधिकार, घर में पुरुष का अधिकार, घर में मालिक पुरुष, मतलब हर जगह पुरुष पुरुष, तो उसी को बोला जाता है पुरुष प्रधानता। हर जगह पुरुष को ही प्रधानता दिया जा रहा है, क्योंकि पुरुषों को शक्ति का प्रतीक माना गया, क्योंकि शुरू से ही पुरुषों को शक्ति का प्रतीक माना गया। अगर हम चाहें तो स्त्रियों को भी शक्ति का प्रतीक मान करके हम स्त्री प्रधानता बना सकते हैं, स्त्री को हर जगह आगे रख सकते हैं, ठीक है। उसके 9 नंबर उचित न्याय व्यवस्था का अभाव। लड़कियों को उचित न्याय भी नहीं मिल पाता। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कारण, भारत में पिछले 1 दशक में महिलाओं में जितने भी अत्याचार हुए हैं उनके में केवल 12 से 20% ही मामलों में सुनवाई हुई है। मतलब लगभग अगर हम देखें पिछले 1 दशक में, ठीक है, तो लगभग जितने सारे लड़कियों के प्रति जो भी अगर मतलब मामला आया है ना, उसमें से 20% ही मामला सॉल्व हो पाया और 80% वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी के केसों में कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। महिलाओं को न्याय ना मिलने और उनके अपराधियों को उचित सजा ना मिलने के कारण वर्तमान में महिलाओं पर अत्याचार खुलेआम और भी बढ़ रहा है, क्योंकि महिलाओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है, और जो गलत कर रहा है उसको गलत करने वाले अपराधी को सजा नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से और दिन प्रतिदिन महिलाओं के साथ गलत होते जा रहा है। तो ये हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, महिलाओं के साथ प्रताड़ना जो हो रहा है, ठीक है, उनके अधिकारों के साथ जो हनन हो रहा है, छीना जा रहा है, वो चीज़ को हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं महिलाओं उत्पीड़न को कम करने के लिए कोई सुझाव। एग्जाम में आपको सुझाव लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अगर महिलाओं को उत्पीड़न को कम करना चाहते हैं तो इसका निम्नलिखित सुझाव हम लोग देख सकते हैं। कौन कौन है देखिए, पहला ये हम लोग सुझाव दे सकते हैं कि महिलाओं की समस्या को समाधान हेतु बनाए गए अधिनियम प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किए गए हैं। मतलब महिलाओं की समस्याओं के लिए समाधान के लिए जो अधिनियम बनाए गए हैं वो अधिक प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं हो पाया है। महिलाओं के लिए अलग अलग अधिनियम तो बना दिया गया है, लेकिन अधिक प्रभावशाली ढंग से अच्छे रूप से लागू नहीं हुए। इनमें रह गई कमी, अगर ये सब जो अधिनियम बनाया गया इसमें से अगर कुछ कमी रह गया है तो महिलाओं की समस्या बनी है, ठीक है। इनमें रह गई कमियों के कारण ही महिलाओं का समस्या बनी। अगर इन अधिनियम में अगर कोई कमी नहीं होता तो महिलाओं को कोई समस्या नहीं बनता। अतः इन अधिनियम को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए और अच्छे ढंग से लागू किया जाना चाहिए, तब महिलाओं के अधिकारों का साधन नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है महिलाओं की शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा देना ही देना चाहिए, हर घर में ऐसा अनिवार्य बना देना चाहिए, ये सरकार का दायित्व है ना। सरकार ने महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हेतु जो कदम उठाए उनका पूरा लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। सरकार तो महिलाओं के शैक्षिक स्थिति सुधार लाने के लिए तो कार्य किया है सरकार, ऐसा बात नहीं कि महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कार्य नहीं किया, सरकार काम किए हैं, बट महिलाओं को उसको पूरा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, शिक्षा का पूरा अधिकार वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वह आज भी पुरुषों से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है ना। शिक्षा का अभाव यानी शिक्षा ना मिलने के कारण उनमें पाई जाने वाले अनेक समस्या का कारण है, यानी कि उनमें शिक्षा ही एक ऐसा कारण जो नहीं मिल रही है जिसकी वजह से और भी अनेक समस्याएं बढ़ रही है। तीसरा, महिलाओं को ऐसा शिक्षा प्रदान किया जाए जिससे वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। आर्थिक रूप से मतलब अपने पैरों पर खड़ा हो सके, खुद से पैसा कमा सके और अपना घर परिवार चला सके, ठीक है। एक इसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, इतना महिलाओं को शिक्षित कर देना चाहिए, सरकार का ही कर्तव्य है। सरकार को ऐसा शिक्षित करना चाहिए महिलाओं को ताकि खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सके। चौथा पॉइंट है महिलाओं को रोजगार में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाना चाहिए। मतलब महिलाओं को क्या किया जाना चाहिए, रोजगार में कोई भी काम में कोई भी जॉब में आरक्षण दिया जाना चाहिए, सुविधा दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो कि आज भी हम लोगों को देखने को मिलता है। सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो महिलाओं के रोजगार में सहायक है, फिर भी वो केवल 1/4 महिलाओं ही रोजगार में लगी हुई है। मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, कुछ महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहिए। सरकार आरक्षण दिए भी हैं, लेकिन उसमें से जो फायदा हो रहा है ना वो लगभग 1/4, मतलब 4 को अगर महिला तो उसमें से 1 ही महिला वहाँ तक पहुँच पा रही है ना। तो सरकार को ऐसे रोजगार लाना चाहिए, ऐसे कदम उठाना चाहिए ताकि हर महिला उस रोजगार तक पहुँच सके। एंड 5वां है महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए जो गैर सरकारी संगठन कार्यरत है, मतलब सरकारी और से नहीं, गैर सरकारी मतलब जो प्राइवेट रूप से भी महिलाओं का देखभाल करती है, महिलाओं के लिए कदम उठाती है,
गैर सरकारी संगठन का मतलब होता है, संगठन दो प्रकार का होता है। एक सरकारी संगठन जिसको पैसा सरकार देती है, लेकिन गैर सरकारी संगठन जो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं उसको तो कोई पैसा नहीं देती है, तो उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता, वित्तीय मतलब धन से संबंधित सहायता सरकार उनको करे, जो महिलाओं के लिए सपोर्ट कर रही है और सरकार की ओर से उनको पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए कि उसको वित्तीय सहायता दे। वित्तीय मतलब धन से संबंधित कोई सहायता दे, तभी तो वो महिलाओं के लिए कुछ करेगी ना, क्योंकि सरकार से कहीं अधिक गैर सरकारी संगठन इन समस्याओं के समाधान हेतु कार्य कर सकते हैं। क्योंकि सरकार से बढ़कर के गैर सरकारी वाले यानी प्राइवेट वाले अच्छे ढंग से महिलाओं के लिए कार्य करते हैं, इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो प्राइवेट वाले हैं, प्राइवेट वाले संगठन हैं जो महिलाओं के लिए कुछ कर रहे हैं, उसको क्या करे, वित्तीय सहायता देने की, धन से संबंधित कुछ सहायता दे, तभी तो वो अपना घर परिवार चलाएंगे और महिलाओं को मदद कर पाएंगे ना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म होता है।